हेलो एवरीवन, आई होप मेरी वॉइस इन वीडियो क्लियर होगी। तो दिस इज योर नेक्स्ट क्लास ऑफ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट प्रॉपर्टीज ऑफ आरसीसी मटेरियल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। और प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट हमने स्टार्ट किया था, सीमेंट तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। और हम लोग सीमेंट के बारे में पढ़ने के बाद अब हम लोग कुछ वाटर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। वाटर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट पढ़ने के बाद हम लोग क्यूब टेस्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में लगभग इतना ओवरव्यू हम लोग करेंगे। फिर क्यूब टेस्ट के बाद देखते हैं, कुछ टाइम होगा तो कुछ चीज़ें और करेंगे। और ओवरऑल आज की क्लास और कल की दो क्लास मिलके हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट एंड स्टील हो जाएगा। इसके बाद हमारा फिर वर्किंग स्ट्रेस मेथड हम लोग करेंगे नेक्स्ट टू क्लासेस में। इतना होने के साथ साथ आपको ये भी बता दूं मैं, इतनी क्लासेस होने के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट एक चैप्टर 1 है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट होने के बाद चैप्टर 2 डब्ल्यूएसएम है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। उसका इतना दो चैप्टर होने के बाद आपको एक डीपीपी दूंगा मैं, लगभग 15-20 क्वेश्चंस की होगी, उसको आप सॉल्व करेंगे एंड देन हम लोग एलएसएम करेंगे। ठीक है, तो अभी शुरुआत का इतना ही है। धीरे धीरे जब क्लासेस आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा चैप्टर्स क्या क्या हम लोग आगे कवर करने वाले हैं। ओवरऑल गेट और ईएससी दोनों का कंबाइंड सिलेबस हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है सर, यू आर गोना डिस्कस मेंस टॉपिक इन आरसीसी और नॉट? बिल्कुल डिस्कस करेंगे, मेंस क्लासेस भी डिस्कस करेंगे, मेंस के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, सब करवाऊंगा। बट पहले थोड़ा सा बेसिक्स आप लोग कवर कर लें। बेसिक्स होने के बाद हम लोग सारी चीज़ें कर रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि सर आपने जो है ओनली ऑब्जेक्टिव अप्रोच से पढ़ा दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए, सब्जेक्टिव नहीं हुए, सब होगा। बट टाइम लगता है ना, अभी तो 2 घंटे भी नहीं हुए हैं, अभी तो एक ही क्लास हुई है ना। तो धीरे धीरे चीज़ें होंगी, सब कुछ होगा। एक चैप्टर खत्म होने दो, फिर उसके बाद क्वेश्चंस शुरू होने दो, धीरे धीरे सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग, स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है काफ़ी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट हम लोग कर रहे हैं, आरसीसी कर रहे हैं। आरसीसी का मीनिंग आपने समझा था, 3 क्वेश्चन भी मैंने आपको दिखाए थे, है ना। उन तीनों क्वेश्चन का आंसर बोला था कि ट्रू होगा। एक एक करके आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने भी लगेंगे। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ आरसीसी मटेरियल की आज हमारी क्लास 2 है। 2 क्लासेस कल और होंगी आज की क्लास के अलावा ओवरऑल। ठीक है, ईएससी पीडब्ल्यू की बुक कब आएगी? काम चल रहा है, जल्दी ही आ जाएगी। हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि इसको ईएससी एग्ज़ाम के जस्ट बाद जल्दी से जल्दी लॉन्च करवा सकें। तो काम चल रहा है, जल्दी से जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगा, कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है इसका। टेलीग्राम में शो नहीं कर रहा है तो एक बार स्पेलिंग देख लेना, शोभित सर पीडब्ल्यू के बीच में स्पेस नहीं है, ये भी देख लेना है, बिना किसी स्पेस के टाइप करना है। और स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, मेरे नाम की स्पेलिंग में भी कई बार लोगों से गलती होती है, तो स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग बात करें तो आरसीसी के बारे में हमने पढ़ा था कि आरसीसी क्या होती है, आरसीसी की डिटेल हम लोगों ने पढ़ी थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि आरसीसी में हमारी जो नॉमिनल मिक्स डिज़ाइन है वो कैसे होती है ना। प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल्स भी देखे थे। नॉमिनल मिक्स देखा था हम लोगों ने, नॉमिनल मिक्स और डिज़ाइन मिक्स में अंतर क्या होता है ये भी देखा था। फिर हम लोगों ने सीमेंट की कुछ बारे में चीज़ें देखी थी, सीमेंट क्या होती है, कैसे होती है, देखा था। अभी हम लोग बात करें तो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। तो आज की क्लास में सबसे पहले तो हम लोग वाटर के बारे में देखेंगे कि वाटर हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, कितना यूज़ करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। फाइन एग्रीगेट में भी सेम चीज़ देखेंगे, कोर्स एग्रीगेट में सेम चीज़ देखेंगे। इतना होने के बाद फिर हम लोग देखेंगे टेस्ट ऑन कंक्रीट। टेस्ट ऑन कंक्रीट, कंक्रीट पे टेस्ट कौन कौन से होते हैं, उन टेस्ट से हमें पता चलेगा कंक्रीट कहाँ स्ट्रांग है, कहाँ वीक है, कंक्रीट को कहाँ पे हमें स्ट्रांग बनाना है। ठीक, फिर टेस्ट ऑन कंक्रीट होने के बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट कंटिन्यू करेंगे। प्रॉपर्टीज और भी बहुत सारी होती हैं, वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये आपका ओवरव्यू अभी की क्लास का है। मुझे ऐसा लगता है कि वाटर, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और टेस्ट ऑन कंक्रीट कंप्लीट करते करते आज की क्लास हो जाएगी। हो सकता है कुछ टेस्ट ऑन कंक्रीट कल भी हम लोग कर रहे हो, क्योंकि कुछ टेस्ट होंगे डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, कुछ टेस्ट होंगे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, तो समय लग जाएगा, है ना। आई आई विजिबल सर? तुम विजिबल तो नहीं हो मदन, लेकिन तुम्हारा कमेंट विजिबल है ना। सर अभी से मैं स्टडी करके क्या ईएससी 2025 क्रैक हो जाएगा? हिमांशु ये आप बताएंगे कि अभी से स्टडी आप कब तक कर सकते हैं। अगर आप लगातार स्टडी करेंगे 2025 एग्जाम तक तो बिल्कुल निकल जाएगा, ये तो आप पे डिपेंड करता है। देखो, कभी भी टीचर पे एग्जाम निकलना डिपेंड नहीं करता, टीचर एक गाइडेंस दे सकता है, गाइडेंस के अलावा हम लोग कुछ खास जो है आपके एग्जाम निकालने में हमारी हेल्प नहीं होती। मतलब मेरा तो यही मानना है कि बस हम एक गाइडेंस देते हैं,
एग्जाम निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं आपका, हाँ इतना मैं बोल सकता हूँ कि कंटेंट आपका इतना अच्छा है कि इसको आप एक बार पढ़ लेंगे, एक दो बार रिवाइज कर लेंगे, रिवाइज करना भी जरूरी होता है ईएससी के लिए खास तौर पे। तो ईएससी गेट सिविल सर्विसेज सब निकल जाएगा, कंटेंट आप लोग खुद ही देख लेना, अभी एक दो क्लास होने तो दो यार, क्लास तो आगे बढ़ने दो। तो हम लोग सीमेंट के बारे में बात कर रहे थे, एक बात हम लोग और कर लेते हैं कि वाटर हम लोग कैसे यूज करने वाले हैं, है ना। एक लम्हा भी नहीं लगता, एक लम्हा भी नहीं लगता चीजों को, चीजों को बनाने में, एक लम्हा भी नहीं लगता चीजों को बनाने में या प्लानिंग को बनाने में, है ना। कोई भी प्लानिंग बनाने में एक लम्हा भी नहीं लगता, लेकिन अरसे लग जाते हैं उस रास्ते पर चलने में, अरसे लग जाते हैं उस रास्ते में चलने में। जब किसी रास्ते को आप बनाओगे, डिजाइन करोगे, तो लम्हा भी नहीं लगेगा कि यार मुझे ऐसे चलना है, ऐसे करना है, इस तैयारी हो जाएगा। लेकिन जब उस पर चलना स्टार्ट करोगे ना, पहले दिन फ्रस्ट्रेशन होगी, कर नहीं पाओगे, दूसरे दिन नहीं कर पाओगे, तीसरे दिन अगले हफ्ते करते हैं, ऐसे करके चल ही नहीं पाओगे। तो जब चलने में अरसा लगने वाला है, तो हम लोग टाइम टेबल क्यों बनाए, हम लोग सीधे चलना ही स्टार्ट करते हैं ना, हम लोग सीधे चलना ही स्टार्ट करते हैं। वैसे भी यार पहली सीढ़ी सबसे ज्यादा बड़ी होती है, उसके बाद की जो सीढ़ियां होती हैं, उसके बाद की जो सीढ़ियां होती हैं बहुत छोटी छोटी होती हैं, उसके बाद की सीढ़ियां बहुत छोटी छोटी होती है। पहली सीढ़ी चढ़ना ही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, पहली सीढ़ी भी के लिए छलांग लगानी है, यानी स्टार्ट करने के लिए छलांग लगानी है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। एक लम्हा भी नहीं लगता है बातों को बनाने में, एक लम्हा भी नहीं लगता है बातों को बनाने में, और अरसे लग जाते हैं चीजों को कर जाने में, अरसे लग जाते हैं चीजों को कर जाने में। तो जब आप चीज़ों को करना स्टार्ट करेंगे, जब आप चीज़ों को कर लेंगे, तो आप देखेंगे बहुत समय लगता है चीज़ों को करने में, सिर्फ प्लानिंग बनाने में, चीज़ों को बनाने में कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो तुरंत टाइम टेबल बन जाता है। तो शुरू करिए, निकलेगा एग्जाम, ठीक है। अब हम बात करते हैं वाटर की। तो वाटर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पीएच जो है वाटर का, वो 6 से 8.5 के बीच में रिकमेंड किया गया है, ठीक। बट एक जगह और लिखा हुआ है, जब आप कोड में देखेंगे, कि मैक्सिमम 9 तक साइट इंजीनियर परमिट कर सकता है। जैसे मान लो कि आप सी साइट के आसपास जो है कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो वहां पे आपको ज्यादातर वाटर अल्कलाइन मिलेगा। अल्कलाइन का मतलब बेसिक वाटर, जहाँ पे क्षारीय जो है मात्रा ज्यादा होगी। तो जब एसिडिक सॉरी जब अल्कलाइन और या फिर बेसिक मीडियम होता है वाटर का, तो पीएच 7 से ऊपर होता है, 8 9 10 11 तक भी जा सकता है। सी वाटर का पीएच लगभग 12 के आसपास भी होता है। तो उस केस में क्या होता है कि आप बहुत कम पीएच, 7 पीएच का, न्यूट्रल वाटर 7 पीएच का होता है, न्यूट्रल वाटर आपको मिल नहीं पाएगा। तो उस केस में साइट इंजीनियर के परमिशन के हिसाब से आप 9 तक भी जा सकते हो। नॉर्मल रिकमेंडेशन अगर कभी एग्जाम में पूछ जाए कि द पीएच रेंज ऑफ वाटर नॉर्मली रिकमेंडेड इज टू 6 to 8.5, आप देख रहे होंगे कि वाटर का न्यूट्रल जो रेंज होती है वो 7 होती है। अब 7 से अगर हम आगे देखें, तो 7 से आगे ये 8 है, ये 6 है, 7 से आगे ये 9 तक भी इवन हम लोग बता रहे हैं, 8.5 तक तो है, लेकिन इवन हम लोग 9 तक भी अलाउ कर रहे हैं, बट 7 से नीचे हम लोग सिर्फ 6 तक अलाउ कर रहे हैं। तो एसिडिक रेंज में हम लोग ज़्यादा अलाउ नहीं कर रहे हैं, बेसिक रेंज में हम ज़्यादा अलाउ कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, अंकित कुमार क्या पूछ रहे हैं, एयर क्या बोलना क्या चाह रहे हो, एयर टीयूसी जर्मन लिख रहे हो क्या, और तो सी पोइट भी हो, अच्छा। तो एसिडिक रेंज में ज़्यादा रेंज अलाउड नहीं है और बेसिक रेंज में ज़्यादा बड़ी रेंज अलाउड है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, वाटर जब एसिडिक रेंज में होता है, तो पहली चीज ये है कि सीमेंट की उतनी अच्छी प्रॉपर्टी नहीं मिल पाती, क्योंकि सीमेंट अपने आप में बेसिक है। सीमेंट अपने आप में बेसिक है, वाटर आपने एसिडिक ऐड किया, तो सीमेंट और वाटर में आपस में मिलके हाइड्रेशन रिएक्शन नहीं करेंगे, एसिड बेस्ड रिएक्शन करेंगे, है ना, जिसको हम लोग टाइट्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो एसिड बेस रिएक्शन जब करेंगे, टाइट्रेशन करेंगे, तो साल्ट्स बनेंगे, साल्ट्स बनेंगे तो फिर स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगी, ग्रिपिंग नहीं मिल पाएगी। याद रखना, कभी भी अगर किसी रिएक्शन में साल्ट ज़्यादा बन रहा है ना, तो साल्ट क्या होता है, वो जो एग्रीगेट है उनके सरफेस पे डिपॉजिट हो जाता है, और फिर सीमेंट अच्छे से बाइंडिंग नहीं कर पाता। अगर आप इसमें स्टील लगाओगे तो स्टील की सरफेस पे भी सॉल्ट डिपॉजिट होगा। तो अगर एसिडिक आपका वाटर है, तो वो सीमेंट बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि सीमेंट में लाइम है,
लाइम क्या है? लाइम एक टाइप का बेस है। तो रिएक्शन एसिडिक बेसिक रिएक्शन होती है, हाइड्रेशन कम हो पाता है, या हाइड्रेशन रिएक्शन से हार्डनेस नहीं मिल पाती, स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती, तो इसलिए ज़्यादा एसिडिक साइड नहीं होना चाहिए। एक और रीज़न है, अगर बहुत एसिडिक साइड वाटर हो जाएगा, 6 से नीचे 5 4.5 हो जाएगा, तो जो एसिडिक एनवायरनमेंट है वो स्टील को भी करोड कर देता है, स्टील में भी जंग लग जाता है। आगे हम देखेंगे कंक्रीट में हम स्टील यूज़ करते हैं, तो स्टील यूज करते समय भी वाटर का पीएच जो है वो 6 से नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टील में कोरोजन हो जाएगा। बेसिक साइड में इतनी दिक्कत नहीं होती। बेसिक साइड में सिर्फ एक ही दिक्कत होती है कि पपड़ी जमने लग जाती है। बहुत ज्यादा अगर आप बेसिक वाटर यूज करोगे तो व्हाइट कलर की सरफेस आने लगती है, आपने देखा होगा बहुत जगह पे जो लाइम होता है वो बाहर आ जाता है सीमेंट के, व्हाइट कलर की पपड़ी जमने लगती है। तो जब आप 9 के ऊपर पीएच यूज करते हो, 8.5 9 के ऊपर, तो पपड़ी जमने वाली प्रॉब्लम आती है, वो उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 6 से नीचे जब आप यूज करते हो तो स्टील का करोजन होने लगेगा, सीमेंट की स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, वो बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए एसिडिक साइड हमने ज्यादा मार्जिन नहीं दिया, बेसिक साइड ज्यादा मार्जिन दिया। क्लियर है? तो वाटर जो यूज करेंगे उसका पीएच एसिडिक साइड ज्यादा नहीं होना चाहिए, बेसिक साइड थोड़ा बहुत चलेगा। ठीक है, ओके। नाउ द वाटर शुड बी पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर क्या होता है? वैसे तो पोर्टेबल वाटर का रियल मीनिंग होता है पीने योग्य, लेकिन यहाँ पोर्टेबल वाटर का मीनिंग है वो पानी जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आप यूज कर सकते हो। अब नाली का पानी तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में नहीं यूज कर सकते, तो वो वाटर आपको कंक्रीट में भी नहीं यूज करना। वो जिससे हाथ पैर धुल सकते हो, नहा सकते हो, वैसा टाइप का वाटर होना चाहिए, है ना? विद लेस इम्प्योरिटीज, विद लेस इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज एंड लेस ऑर्गेनिक मैटर। अगर कहीं आप बुक में देखोगे तो ऑर्गेनिक मैटर कई जगह पे 4 ppm से कम लिखा रहता है, बट आपको बस याद रखना है कि लेस ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। कई बार लिखा रहता है 4 पार्ट पर मिलियन या 4 मिलीग्राम पर लीटर, बट आपको याद रखना चाहिए कि इंप्योरिटीज कम होनी चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर भी कम होना चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा तो ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, पानी के प्रेजेंस में वो स्वेल करता है, स्वेलिंग करेगी तो स्ट्रेंथ लॉस होगा, क्योंकि वो ज्यादा एरिया घेर लेगा, बाइंडिंग कम मिलेगी। तो ऑर्गेनिक मैटर भी अपने आप में डिकम्पोज भी करेगा ऑर्गेनिक मैटर, तो स्ट्रेंथ जो है वो खराब हो जाएगी। तो ऑर्गेनिक मैटर नहीं होना चाहिए, लेस इम्प्योरिटीज होनी चाहिए, और पीएच जो है इस रेंज में होना चाहिए। अब वाटर को हम लोग, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वाटर जो हम लोग यूज़ करते हैं वो किस रेंज में यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो वाटर इज़ यूज्ड एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें मैं आपको 3 स्टार बना के लिख रहा हूँ। वाटर इज यूज्ड एज, या यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ, वाटर सीमेंट रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर साल देखा गया है कि गेट में इससे क्वेश्चन आता है। वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर को हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो के फॉर्म में यूज करते हैं, W/C से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप गेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी एक स्टेट ए की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ESE की तैयारी कर रहे हो, किसी भी तैयारी में ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर को हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो के फॉर्म में यूज करते हैं, विच इज normally in the range of 0.4 to 0.6। 0.4 से 0.6 के बीच में वाटर सीमेंट रेशियो यूज किया जाता है। और वाटर सीमेंट रेशियो क्या है, W/C है आपका कंक्रीट में यूज होने वाले वाटर का वेट, यानी वेट ऑफ वाटर, W किलोग्राम्स में जनरली हम लोग लिखते हैं इसको, वेट ऑफ वाटर को किलोग्राम्स में लिखते हैं, और डिवाइड बाई वेट ऑफ सीमेंट, जितना आप वाटर यूज कर रहे हो डिवाइड बाई सीमेंट कितना यूज कर रहे हो, WC। तो W/WC दोनों किलोग्राम में होते हैं, तो रेशियो कैंसिल आउट हो जाएगा, रेशियो में यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी, तो वाटर सीमेंट रेशियो इज यूनिटलेस। वाटर सीमेंट रेशियो इज यूनिटलेस क्वांटिटी, वेट ऑफ वाटर इन किलोग्राम एंड वेट ऑफ सीमेंट इन किलोग्राम। किसी भी कंक्रीट में जितना आप वाटर का वेट यूज कर रहे हो डिवाइड बाय जितना आप सीमेंट का वेट यूज कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड वाटर सीमेंट रेशियो। और जनरली ये रेशियो कितना होता है, 0.4 से 0.6 के बीच में हम लोग यूज करते हैं। अब 0.4 से कम क्यों नहीं करते, 0.6 से ज्यादा क्यों नहीं करते, उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट लाइन में लिखाऊंगा। बट पहले आप इतना लिख लो कि वाटर का पीएच 6 से 8.5 रिकमेंडेड, दिस इज एज पर IS कोड। एज पर IS कोड, जो चीज एज पर IS कोड है वो मैं नोट कर देता हूं। मान के चलो कि सारी चीजें IS कोड में लिखी ही हैं, बट जो स्पेशली
डिनोटेड है कि इतना होना चाहिए, वो मैं लिख देता हूँ, जैसे आईएस कोड के हिसाब से। अब वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 से 0.6 का मतलब क्या है, जितना सीमेंट है उसका 40 से 60% वाटर यूज करना है। 100 किलोग्राम सीमेंट यूज किया है किसी कंक्रीट में, तो 40 से 60 किलोग्राम ही वाटर यूज कर सकते हैं। ऐसा क्यों है वो मैं आपको बता दूंगा। पहले आप इतना लिखो। तो आई थिंक आप लोगों ने सब लिख लिया होगा। अब देखिए, हम लोग वाटर को सीमेंट के वेट के हिसाब से यूज करते हैं, मतलब जान लो अगर हम लोग 100 किलोग्राम सीमेंट यूज करेंगे तो 40 किलोग्राम से 60 किलोग्राम वाटर। अब ये रेंज ऐसी क्यों है और हम सीमेंट कितना यूज करते हैं, एक बार नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो सबसे पहली चीज, हम लोग सीमेंट कितना यूज करते हैं। तो सीमेंट इज यूज्ड, सीमेंट जो हम लोग को यूज करना है एज पर टेबल नंबर 5। टेबल नंबर 5 के हिसाब से हम लोग यूज करते हैं, जो कि पेज 20 में दे रखा है ऑफ IS 456/2000। अब इसमें आपको इतना नहीं समझना है कि क्या दे रखा है, चाहो तो देख सकते हो। बस आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर आपकी कंक्रीट पीसीसी है, पीसीसी क्या होती है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, मतलब हमने इसमें स्टील यूज नहीं किया है। मोटे तौर पे समझें तो हमने स्टील यूज नहीं किया है। हम स्टील क्यों यूज करेंगे कंक्रीट में, वो आगे हम लोग देखेंगे। मान लो ऐसा कंक्रीट जहां पे स्टील यूज नहीं किया, वो पीसीसी होगा। दूसरा होता है आरसीसी, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। कंक्रीट को मजबूत करने के लिए हम स्टील के बार्स लगाते हैं, ऐसे बार को हम लोग बोलते हैं रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो आरसीसी है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो पीसीसी के लिए हमारा जो कंक्रीट है पीसीसी वाला, उसमें हमारा सीमेंट हम यूज करते हैं 220 से 280 किलोग्राम सीमेंट यूज करते हैं पर मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट। पर मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट, 1 मीटर क्यूब कंक्रीट बनाने के लिए हम लोग इतना किलोग्राम सीमेंट यूज करते हैं। पहले 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट का हम वेट निकालते हैं किलोग्राम में, कितना होता है। अभी आगे आप देखेंगे कंक्रीट का वेट होता है 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब आरसीसी का। पीसीसी का 24 होता है, आरसीसी का 25 हो जाता है। अभी अभी मैं लिखा दूंगा नीचे। और उससे फिर हम वेट निकालते हैं 1 मीटर क्यूब का। 1 मीटर का वेट कितना आ जाएगा, 24 किलोन्यूटन पीसीसी, 25 किलोन्यूटन आरसीसी। और फिर उससे हम लोग कितना किलोग्राम यूज करना है वो देखते हैं। तो पीसीसी में हमारा यूज होता है 220 से 280 किलोग्राम सीमेंट। आरसीसी में हम लोग यूज करते हैं सीमेंट को, स्टार्टिंग हो जाती है 300 से और मैक्सिमम हम लोग करते हैं 360।
300 से 360 किलोग्राम हम लोग सीमेंट यूज करते हैं 1 मीटर क्यूब कंक्रीट को बनाने के लिए, जब आरसीसी हम लोग यूज कर रहे हैं। जब पीसीसी यूज कर रहे हैं 220 से 280, और आरसीसी में 300 से 360। अब ज्यादा कब यूज करते हैं, कम कब यूज करते हैं, वो डिपेंड करेगा कि बाहर का इन्वायरमेंटल में कितना मॉइस्चर है, इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करेगा। वो मैं आपको लिखा दूंगा। टेबल 5 आप आईएस कोड में देख भी सकते हो, पेज नंबर लिख दिया मैंने, पेज 20 पे दे रखा है, वहां पे आप देख भी सकते हो, है ना। और ये चीज मैं आपको आगे भी लिखाऊंगा भी। अभी एक आएगी हमारी एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन, जब हम करोजन पढ़ेंगे, करोजन इन कंक्रीट, करोजन इन स्टील, तो वहां पे टेबल 5 आएगी। तो अभी इतना समझना है हमें कि सीमेंट 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट बनाने के लिए पीसीसी में 220 से 280 किलोग्राम यूज करते हैं, और आरसीसी में 300 से 360 किलोग्राम यूज करते हैं। मिनिमम 300, मैक्सिमम 360 आरसीसी में, और मिनिमम 220, मैक्सिमम 280 पीसीसी में। अब आप देखोगे कि पीसीसी का जो मैक्सिमम अमाउंट है उससे ज्यादा आरसीसी का मिनिमम अमाउंट है। ये चीज एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या लिखा हुआ है, ऊपर डिपेंड करेगा सर। हाँ बिल्कुल करेगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे भी डिपेंड करेगा, एक्सपोजर पे भी डिपेंड करेगा, कितना कंक्रीट का ग्रेड है, कितना एक्सपोजर है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। इसलिए बोला ना, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक। और यहाँ एक वर्ड लिख लो, दिस इज नॉट द अमाउंट ऑफ सीमेंट, दिस इज अमाउंट ऑफ मिनिमम सीमेंट। कम से कम कितना यूज करना है, मिनिमम, मिनिमम सीमेंट टू बी यूज्ड, मिनिमम सीमेंट टू बी यूज्ड, ठीक। मिनिमम सीमेंट टू बी यूज्ड। अच्छा, इसके पहले जो लिखा था और अभी जो लिखा है, इसमें अंतर क्या है सर? इसके पहले जो लिखा था उससे ये लग रहा था कि सीमेंट हम 360 से ऊपर नहीं यूज कर सकते। सर ईएससी में आईएस कोड अलाउ होता है? नहीं, ईएससी में आईएस कोड नहीं अलाउ होता, लेकिन आईएस कोड की जो जो चीजें आपको यूज करनी है वो सब वहां दी होती हैं क्वेश्चन में। जितना भी डेटा आपको यूज करना है वो दिया होता है। अरे भैया पहले पढ़ तो लो, पहले पढ़ लो, उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ेगी आईएस कोड की। मैंने क्या बोला, आईएस कोड से जो भी पूछा जाता है वो सब मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो तुम लोग पढ़ते नहीं हो, बाकी दुनिया के सारे क्वेश्चन पूछ लोगे। पढ़ लो, दुनिया के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, एक एक करके सब क्लियर होगा। अभी पूछ रहे थे ना कितना सीमेंट यूज होगा, कितना वाटर यूज होगा, बता रहा हूँ कि नहीं। 4-5 क्लासेस पढ़ लो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक। अब यहाँ जो लिखा है मैंने और इसके पहले जो लिखा था उसमें अंतर क्या है, देखो। एक्चुअली में ये जो वैल्यूज हैं ये मिनिमम वैल्यूज हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि पीसीसी में बाहर की कंडीशन, बाहर जो स्ट्रक्चर के बाहर जो एटमॉस्फेयर है वहां पे मॉइस्चर बहुत कम है, तो उस टेबल में लिखा है 220 आपको यूज करना है, बट 220 मिनिमम अमाउंट है। आप 230, 240, 250, 260, 500, 600 ग्रेड के हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन 220 मिनिमम है। कितना भी कम ग्रेड हो 220 से कम नहीं करना। अब जैसे मैंने मान लिया कि बाहर के एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, तो सीमेंट पे फिर मॉइस्चर अटैक भी करता है, बाहर का मॉइस्चर अटैक करता है। तो बहुत ज्यादा मॉइस्चर है तो 280 कम से कम यूज करना है, कितना भी कम ग्रेड का कंक्रीट 280 करना है, चाहे M5 ही क्यों ना हो, ठीक है। 280 से ऊपर कुछ भी कर सकते हैं, 300, 330, 340, 350, ये मतलब है। इसके पहले जो लिखा था उसमें ये समझ में आ रहा था कि 220 से 280 ही करेंगे, इसके ऊपर नहीं करेंगे। बट मीनिंग क्या है कि ये मिनिमम वैल्यू है। कभी मान लो मिनिमम वैल्यू 280 आई तो इसका मतलब 280 से ऊपर कर सकते हैं, 280 मिनिमम है। बात समझ में आई कि नहीं? अदरवाइज मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। अगर बात नहीं समझ में आई तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। देखो अगर आपको नहीं समझ में आए तो दोबारा भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, जैसे मान लो मैंने बाहर का जो मॉइस्चर है, जहां आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, जहां आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, अब आप दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझना। जहां आप स्ट्रक्चर बना रहे हो उसके बाहर मॉइस्चर कितना है, उसके हिसाब से मुझे सीमेंट यूज करना होता है, पहली बात। बाहर अगर मॉइस्चर बहुत कम है तो इस कंडीशन को माइल्ड बोलते हैं। माइल्ड के एग्जाम्पल क्या है वो मैं बाद में लिखाऊंगा। थोड़ा सा ज्यादा मॉइस्चर है तो मॉडरेट बोल देंगे, और ज्यादा है तो सीवियर बोल देंगे।
इससे भी ज्यादा है तो वेरी सीवियर बोल देंगे। और अगर बहुत खतरनाक वाला है, बाहर मॉइस्चर, फ्यूम्स वगैरह उड़ रही हैं, केमिकल्स वगैरह उड़ रहे हैं, तो एक्सट्रीम कंडीशन बोल देंगे। मॉइस्चर के साथ साथ केमिकल भी मिक्स उड़ रहा है तो एक्सट्रीम कंडीशन बोल देंगे। अब माइल्ड कंडीशन में कम से कम आपका सीमेंट कोई भी ग्रेड हो, मिनिमम आपका 220 किलोग्राम यूज करना ही है। अगर ग्रेड ज्यादा है तो आप 240 भी यूज कर सकते हो माइल्ड कंडीशन में। ठीक। मॉडरेट कंडीशन में आपको 240 कम से कम यूज करना है। आई थिंक यहाँ भी 220 है, मुझे देखना पड़ेगा, इसलिए पूरी टेबल याद नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ रेंज लिख दी थी। बट कोई बात नहीं, मैं आपको देख के बता देता हूँ। ठीक है। सही है, 240 ही है। फिर सीवियर में 250। वेरी सीवियर में पीसीसी के लिए, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ फिर से, पीसीसी आरसीसी 260। और यहाँ एक्सट्रीम में 280। अगर आप आरसीसी यूज कर रहे हो तो माइल्ड में आपको मिनिमम 300 किलोग्राम यूज करना है। मान लो आपको M20 बनाना है तो M20 के लिए मिनिमम 300। M25 होगा तो 350 भी हो सकता है, माइल्ड कंडीशन में 400 भी हो सकता है, मिनिमम लेकिन 300 कोई भी ग्रेड बनाना है। एक चीज और है कि आरसीसी हम लोग हमेशा बनाते हैं M20 या उससे ऊपर, M20 एंड अबव। आरसीसी हम लोग M20 से नीचे नहीं बनाते। मतलब अगर हम कंक्रीट में स्टील यूज कर रहे हैं तो कम से कम हमें M20 यूज करना है। M20 से, हाँ, याद करना पड़ेगा दोस्त, आता है एग्जाम में। अगर ईएससी की तैयारी कर रहे हो तो याद करना पड़ेगा, गेट की कर रहे हो तो मत करो, गेट में डेटा नहीं पूछता, ईएससी में पूछता है। गेट में डेटा नहीं पूछेगा, ईएससी में पूछेगा दोस्त। ठीक है। बहुत सिंपल तरीका है यार। 60 का अंतर है, 220 में 60 ऐड कर दो 280, 300 में 60 ऐड कर दो 360। ठीक। M20 एंड अबव। पीसीसी आप M20 से नीचे भी बना सकते हो, M20 से ऊपर बना सकते हो, बट नॉर्मली हम पीसीसी M15 तक रखते हैं। पीसीसी हम लोग नॉर्मली, नॉर्मली बोल रहा हूँ, इससे ऊपर भी पीसीसी देखा है मैंने, लेकिन अप टू M15 तक नॉर्मली रखते हैं। M20 के ऊपर हम लोग आरसीसी लेके जाते हैं। अब देखो 300 किलोग्राम के बाद ये वाला भी 300 ही है, ये 320 है, और ये 340 है, और जब सबसे खतरनाक कंडीशन होगी तो ये 360 हो जाएगा। ठीक। और ये सारी जो आपकी सीमेंट की वैल्यू है, दीज ऑल वैल्यू आर टू मेक फॉर 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का जब 1 मीटर क्यूब आपको वॉल्यूम बनाना है तो सीमेंट की क्वांटिटी है। अब अगर आपको 2 मीटर क्यूब बनाना हो तो यही डबल कर दो, 3 मीटर क्यूब बनाना है ट्रिपल कर दो, 0.5 मीटर क्यूब बनाना है तो हाफ कर दो। 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट के लिए मिनिमम इतना सीमेंट यूज करना है, इससे ज्यादा कर सकते हैं, कम नहीं करना। बात समझ में आ गई? इतना क्लियर है सभी को? बोलिए। ये टेबल हमें बता रही है मिनिमम सीमेंट आपको कितना यूज करना है। क्लियर? ये लिख लो, ये टेबल आपको दे रखी है, बट आई वॉन्ट कि आप इसको याद कर लो, इसलिए लिख लो। ठीक है। और ये मत लिखना क्योंकि ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये वाला। ये मैंने बोला था ना कि हम लोग जनरली M15 तक यूज करते हैं, तो इसके ऊपर भी देखा है मैंने। तो ये मत लिखना क्योंकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि M15 के ऊपर हम कर ही नहीं सकते, तो इसलिए ये मत लिखना। बट हाँ, ये हार्ड एंड फास्ट रूल है कि M20 के नीचे आरसीसी यूज नहीं करेंगे, ये कन्फर्म है। M20 के नीचे हम लोग आरसीसी यूज नहीं करेंगे, ये कन्फर्म है। लिख लिया? इतना लिख लिया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आरसीसी M20 के नीचे नहीं बनेगा, पीसीसी कुछ भी बन सकता है।
M15, M20, M25 कुछ भी बन सकता है। जब स्टील नहीं लगाना है, स्टील नहीं लगाना है तो कोई भी ग्रेड बना लो, लेकिन स्टील लगाना है तो M20 से नीचे नहीं लगाना, M20 या उससे ऊपर। M20 भी चलेगा, उससे ऊपर भी चलेगा, M25, M30 सब चलेगा। अब चूंकि हमने मिनिमम सीमेंट कंटेंट की बात करी है, तो हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो की भी बात कर लेते हैं, ठीक है, और ग्रेड की भी बात कर लेते हैं। सर वहां 280 होगा, 280 ही तो लिखा है, 220, 240, 250, 260, 280 सही तो लिखा है। 300, 300, 320, 340, 360 सही लिखा है। क्या हो गया नितिन, कहाँ गलत लिख दिया? सही लिखा हुआ है, मैंने चेक कर लिया, ठीक है। अब देखो मिनिमम सीमेंट इतना यूज करना है। दूसरी चीज ये है कि मैक्सिमम मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो, ये सब आपको टेबल 5 में दे रखा है। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो एज पर टेबल 5, एज पर टेबल 5। तो यहां पे मैं अगेन कंडीशन लिखूंगा, कंडीशन यहां मैं लिखूंगा आपका पीसीसी में, और यहां पे मैं लिखूंगा आरसीसी में। पहली कंडीशन माइल्ड, दूसरी मॉडरेट, तीसरी सीवियर, चौथी वेरी सीवियर, और पांचवी एक्सट्रीम। पीसीसी में जो मैक्सिमम हम वाटर सीमेंट रेशियो यूज कर सकते हैं वो 0.6, इससे ऊपर नहीं करेंगे। मैक्सिमम का मतलब इससे ऊपर नहीं करेंगे, इससे नीचे कर सकते हैं। सर आरसीसी में मॉडरेट में भी 300 किलोग्राम होगा, हाँ मॉडरेट में भी 300 होगा, माइल्ड मॉडरेट दोनों में 300 होगा। यहाँ पे माइल्ड में भी मॉडरेट में भी दोनों में भी 300 होगा। उसके बाद फिर 320, 340, 360 होता है, ठीक। चलिए 0.6, मॉडरेट में भी 0.6, फिर 0.55, फिर 0.50, फिर 0.45। तो 0.4 से 0.6 की ही रेंज है देखो पीसीसी में भी, है ना। 0.4 नहीं है, बस 0.45 है। इससे कम यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ मैक्सिमम 0.6 है तो 0.55, 0.5, 0.45 कुछ भी कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं करना। वाटर सीमेंट रेशियो में एक वैल्यू से ऊपर नहीं करना, सीमेंट में एक वैल्यू से नीचे नहीं करना। सीमेंट में मिनिमम वैल्यू दी है, इसमें मैक्सिमम दी है। मतलब वाटर एक वैल्यू से ऊपर नहीं करते हैं हम यूज, और सीमेंट एक वैल्यू से कम नहीं करते। सीमेंट कम कर देंगे तो नुकसान है, वाटर बढ़ा देंगे तो नुकसान है, ठीक है। अब देखिए आरसीसी की अगर हम बात करें तो आरसीसी में स्टार्ट होता है 0.55 से, मॉडरेट के लिए 0.50, सीवियर के लिए 0.45, वेरी सीवियर के लिए भी 0.45, और लास्ट वाले के लिए 0.40। तो अगर ओवरऑल अगर आप देखोगे पूरा, अगर आप कंबाइन करोगे तो 0.4 से 0.6 की रेंज है, 0.4 से 0.6 की रेंज है अगर आप ओवरऑल कंपेयर करोगे तो। इसमें मैं आपको ये बोलूंगा कि इस टेबल को आपको याद नहीं करना है पीसीसी के लिए, आरसीसी के लिए याद कर लेना। पीसीसी के लिए तो याद नहीं करना, आरसीसी के लिए याद कर लोगे तो बेटर है। देखो बात वही है, डेटा आप ईएससी के लिए याद करना पड़ेगा। गेट की तैयारी कर रहे हो तो इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बट ईएससी की तैयारी कर रहे हो तो मैं बोलूंगा कि डेटा याद करने की जरूरत पड़ेगी। ईएससी का पूरा खेल जो है वो डेटा का ही है। ईएससी में पूरा खेल आपका डेटा का ही है। अगर आपने डेटा नहीं याद किया तो ईएससी एग्जाम नहीं निकलता। ये डेटा है आपका मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना यूज करना है। अब देखो सिंपल सी बात है, मान लो फॉर एग्जांपल, अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा। फॉर एग्जांपल हमारी कंडीशन एक्सट्रीम है, हमारी कंडीशन एक्सट्रीम है, और
ग्रेड हमारा फॉर एग्जांपल मैं मान रहा हूं M40 है, कंडीशन एक्सट्रीम है, ग्रेड M40 है, आप बताओ कि मिनिमम सीमेंट कितना यूज करना है और मिनिमम वाटर कितना यूज करना है। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर 2 नंबर का, तो वो अभी हम निकालेंगे। पहले हम ये एक टेबल और लिख लें। ये लिख लिया होगा आपने, ये लिख लिया होगा आई थिंक। एक टेबल और लिखेंगे कि मिनिमम कंक्रीट ग्रेड कौन सा यूज करना होता है। एक टेबल और लिखेंगे कि कंक्रीट ग्रेड मिनिमम हमें कौन सा यूज करना होता है। आई थिंक ये लिख लिया होगा। अब एक चीज और लिखेंगे कि मिनिमम कंक्रीट ग्रेड हमें कौन सा यूज करना है। देखो अगर आप कोड में देखोगे ना, तो टेबल में, पूरी टेबल में, एक ही टेबल में सब कुछ दे रखा है, लेकिन फिर वो याद नहीं होता। एक टेबल में ही मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो, मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मिनिमम कंक्रीट ग्रेड सब कुछ दे रखा है एक ही टेबल में। लेकिन उससे क्या होता है, एक टेबल में देने से फिर चीजें याद नहीं होती। इसलिए मैं इसको अलग अलग करके लिखा रहा हूँ, सेपरेट सेपरेट करके, ताकि कम से कम 2-3 टेबल जो इंपॉर्टेंट है वो याद हो जाए। हमने अपने टाइम में पूरी टेबल याद करने की जरूरत समझी थी, और पूरी टेबल जब हमने याद किया था तो हमें कभी याद ही नहीं हुई। तो फिर हमने पार्ट में तोड़ तोड़ के याद किया था। वैसे ही मैं आपको भी करवा रहा हूँ। अब ये मत सोचना सर एक ही टेबल में दे रखा है, आप अलग अलग क्यों लिखवा रहे हो। उसका रीजन है, एक साथ याद ही नहीं होगी आपको। माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, वेरी सिवियर, एक्सट्रीम। पीसीसी की अगर हम बात करें तो माइल्ड कंडीशन में आप कोई भी ग्रेड यूज कर सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। कोई भी यूज कर सकते हो, M5 M10 M15, कोई इसमें से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन मॉडरेट कंडीशन में कम से कम M15 यूज करना है मिनिमम। M15 करना है तो M20 कर सकते हैं, M25 कर सकते हैं, बट मिनिमम M15 करना है। सीवियर में M20, वेरी सीवियर में भी M20, और एक्सट्रीम में 25। पीसीसी का डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आरसीसी का डेटा है। आरसीसी वाला डेटा आपको याद रखना है, क्योंकि आरसीसी से बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनते हैं। पीसीसी सिर्फ काम आता है फाउंडेशन जब आप बनाते हो उसके नीचे लेयर लगाने के। जब फाउंडेशन नींव वगैरह बनती है उसके नीचे लेयर लगाने के काम आता है पीसीसी। अदरवाइज फाउंडेशन से लेके, कॉलम से लेके, स्लैब से लेके, बीम से लेके सब आरसीसी से बनते हैं। तो इसलिए आरसीसी वाला डेटा याद रखना इंपॉर्टेंट है। आरसीसी की अगर हम बात करें तो स्टार्ट होता है M20 से। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया है कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर आरसीसी इज M20। तो M20 माइल्ड के लिए, मॉडरेट के लिए M25, सीवियर के लिए M30, यहाँ 5-5 का गैप है, फिर M35 वेरी सीवियर के लिए, और मॉडरेट में कम से कम M40 ग्रेड यूज करना है, M40 से कम नहीं करना। तो आरसीसी के लिए मिनिमम ग्रेड है। 3 स्टार इसलिए लगाए क्योंकि ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर आरसीसी इन दीज कंडीशन, ये इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए 3 स्टार लगाए कि ये टेबल तो याद होनी चाहिए। इसके पहले की दो याद कर लो, अच्छा है, बट ये वाली तो इंपॉर्टेंट है। ये हर साल पूछी गई है, 1-2 साल में आता ही आता है। मिनिमम ग्रेड बताओ कितना होगा। तो टेबल नंबर 5 में ये 3 चीजें दे रखी हैं, ये तीनों चीजें टेबल नंबर 5 में दे रखी हैं। मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो, और मिनिमम कंक्रीट ग्रेड। पेज नंबर 20 ऑफ IS 456 में। प्रीवियस स्लाइड देख लो। लो भाई।
लिख लो सारी चीजें। फिर हम ये समझते हैं कि वाटर सीमेंट रेशियो हम लोग 0.4 से 0.6 के बीच में ही क्यों लेते हैं। 0.4 से कम होगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी, 0.6 से ऊपर होगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी। फिर एक दो क्वेश्चन भी करेंगे। हो गया सभी का, चलिए। अब ये समझते हैं कि 0.4 से कम में क्या हालत हो रही है कंक्रीट की, और वाटर सीमेंट रेशियो 0.6 से ऊपर में क्या होगा। तो इसके लिए एक नोट लिख लेते हैं, एक नोट लिख लेते हैं और समझते हैं कि 0.4 से कम क्या इश्यू है करने में, और 0.6 से ऊपर क्या इश्यू है। पहली चीज ये समझते हैं हम कि हम लोग वाटर को सीमेंट के रेशियो में ही क्यों लेते हैं। वाटर सीमेंट रेशियो की टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाटर का काम ही है सीमेंट से रिएक्ट करना। तो जितना सीमेंट होगा उसके हिसाब से हमें वाटर ऐड करना होगा। ठीक है। अब अगर जितना सीमेंट है उसके हिसाब से वाटर ऐड करना है तो फिर ये अमाउंट फिक्स होना चाहिए। ये अमाउंट वेरिएबल क्यों है, 0.4 से 0.6 की रेंज क्यों दे दी गई है, ये भी समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वाटर की रिक्वायरमेंट सीमेंट के हिसाब से कितनी होती है। तो 23% बाई वेट ऑफ 23% वाटर, वाटर बाई वेट ऑफ सीमेंट, बाई वेट ऑफ सीमेंट, ऑफ सीमेंट is needed, is needed for hydration, for hydration रिएक्शन। सीमेंट पूरी तरीके से रिएक्ट कर जाए उसके लिए 23% वाटर चाहिए। किसका 23%, सीमेंट के वेट का। 100 किलोग्राम सीमेंट है तो 23 किलोग्राम वाटर चाहिए, किसके लिए, रिएक्शन करने के लिए। किससे रिएक्शन करने के लिए, सीमेंट से वाटर की रिएक्शन के लिए। अगर इससे कम वाटर होगा तो कुछ ना कुछ सीमेंट अनरिएक्टेड रह जाएगी और वो सीमेंट बाइंडिंग का काम नहीं करेगी, वेस्ट हो जाएगी। इतना चाहिए। तो इसके हिसाब से तो वाटर सीमेंट रेशियो हो गया 0.23, 0.23, 23% का मतलब क्या हुआ, 0.23 रेशियो। तो अब हमें 0.4 क्यों चाहिए, क्योंकि सिर्फ रिएक्शन करने से काम नहीं चलेगा। रिएक्शन करने के बाद सीमेंट का पेस्ट जैसा बनना जरूरी है। पेस्ट जैसा बनना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब सीमेंट पेस्ट जैसा बनेगा तभी एग्रीगेट के ऊपर हमारी क्या होगी, कोटिंग होगी। जैसे फेविकोल अगर बहुत गाढ़ा हो जाए तो वो लकड़ी पे लगेगा नहीं, पेस्ट जैसा नहीं होगा, लकड़ी पे आप फैला नहीं पाओगे तो लकड़ी को चिपका नहीं पाओगे। उसी तरीके से सीमेंट अगर पेस्ट जैसा नहीं बनेगा तो एग्रीगेट के ऊपर कोटिंग नहीं होगी, कोटिंग नहीं होगी तो एग्रीगेट टाइट नहीं होंगे, बाइंडिंग नहीं हो पाएगी। तो सीमेंट के रिएक्शन होने के बाद वो एकदम हार्ड सब्सटेंस रहता है या बहुत बहुत ज्यादा ड्राई सब्सटेंस रहता है, रिएक्शन तो हो जाएगी लेकिन पेस्ट जैसा नहीं रहेगा। पेस्ट जैसा बनाने के लिए एक्स्ट्रा वाटर चाहिए। तो एक्स्ट्रा वाटर हमें कम से कम चाहिए होता है मिनिमम 15%, मिनिमम 15%, मिनिमम। कम से कम अगर कोटिंग करनी है तो 15%, ये भी बाई सीमेंट वेस्ट, सीमेंट के वेट की वजह से ही चाहिए। क्यों, क्योंकि पेस्ट तो सीमेंट का ही बनना है ना, पेस्ट जो कोट करेगा वो तो सीमेंट का ही बनेगा। तो 15% वाटर बाई वेट ऑफ सीमेंट, बाई वेट ऑफ सीमेंट इज एडिशनली नीडेड। एडिशनली का मतलब इसके अलावा, रिएक्शन के अलावा और चाहिए। एडिशनली नीडेड टू कोट द एग्रीगेट सरफेसेस। जो फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट की सरफेस हैं,
कोट द एग्रीगेट सरफेसेस, मेन जो है कोट्स एग्रीगेट की सरफेस को कोट करना, क्योंकि फाइन एग्रीगेट तो फिलर का काम करता है, फाइन एग्रीगेट तो फिलर का काम करता है, मेन कोटिंग किसमें होनी चाहिए, कोर्स एग्रीगेट में। तो कोट द एग्रीगेट मेनली कोर्स सरफेस। सर अभी भी 23-15 ऐड करेंगे तो 38 ही हो रहा है, 0.38 ही हो रहा है, 40 क्यों बोल रहा हूँ। 2% का मार्जिन लिया जाता है, मिक्सिंग के समय इवेपोरेशन हो जाता है उसकी वजह से। तो अगर आप मिनिमम मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो की बात करोगे तो मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो तो 38% ही है। मिनिमम अगर आप बात करोगे सबका मिनिमम मतलब सारे माइल्ड मॉडरेट एक्सट्रीम सब कुछ मिला के किसी भी कंक्रीट में मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो तो वो 38% ही है। लेकिन रिकमेंडेशन 0.4 से इसलिए शुरू होती है कि 2% का मार्जिन इवेपोरेशन को समझने के लिए लिया जाता है। तो मिनिमम अगर आप देखोगे तो 23% प्लस 15% यानी कि 38%। मिनिमम जो रेशियो आपका WC आ रहा है, WC मिनिमम वो आ रहा है 0.38। 2% का मार्जिन हम लोग इवेपोरेशन वगैरह के लिए ले लेते हैं, इसलिए हम लोग 0.4 से शुरू करते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है उस पर आंसर डिपेंड करेगा। अगर क्वेश्चन ये आता है कि द वाटर सीमेंट रेशियो रिकमेंडेड एज पर IS कोड स्टार्ट्स फ्रॉम, या रिकमेंडेड मिनिमम इज, तो 0.4, रिकमेंडेड 0.4 है बट रिक्वायर्ड कितना है, रिक्वायर्ड है 0.38, चाहिए हमें 0.38 ही। कोड ने बोला चलो 2% का मार्जिन ऑफ एरर ले लो या 2% का इवेपोरेशन ले लो, मिक्सिंग में इवेपोरेट कर हो जाता है थोड़ा पर, तो 2% एक्स्ट्रा ले लो। तो रिकमेंडेड अगर वर्ड लिखा है तब आपको 0.4 आंसर देना है। बट अगर सिर्फ इतना लिखा हुआ है द मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो नीडेड, द मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो नीडेड फॉर कॉन्क्रीट मिक्स, तो मिनिमम नीडेड है 0.38। बात समझ में आ गई, मिनिमम नीडेड है 0.38। शुरुआत हम 0.4 से करते हैं ताकि 1-2% इवेपोरेट हो जाए तब भी काम चल जाए। क्लियर, ठीक। और इसी मिक्सिंग को, इसी कोटिंग को, इसी मिक्सिंग को हम लोग वर्केबिलिटी भी बोलते हैं। ये जो कोटिंग ऑफ एग्रीगेट होती है इसी को वर्केबिलिटी बोलते हैं। जब आपका सीमेंट पेस्ट एग्रीगेट को कोट कर लेगा तो एग्रीगेट आप आपस में आसानी से मिक्स हो सकेंगे, बाइंड हो पाएंगे, तो कंक्रीट के साथ वर्क करना आसान हो जाएगा। तो ये कोटिंग जितनी अच्छी होती है उतनी ज्यादा अच्छी वर्केबिलिटी होती है। ठीक, बात समझ में आ गई। तो 0.38 से अगर हम एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर देंगे 0.4, 0.55, 0.5, 0.6, तो क्या होगा, सीमेंट पेस्ट और पतला बनेगा और अच्छे से और कोटिंग होगी और अच्छी वर्केबिलिटी मिलेगी। अभी मैं ये लिखूंगा, ये नोट नंबर 1 लिखा था ना, नोट नंबर 2 में लिखूंगा। ठीक, तो अगर आप 0.38 से बढ़ा देते हो वाटर सीमेंट रेशियो को तो सीमेंट पेस्ट और पतला बनेगा, पतली चीज और अच्छे से कोट हो जाएगी, और अच्छे से कोट हो जाएगी तो और अच्छे से आपस में मिक्सिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये नंबर 2 में लिखूंगा मैं। पहले बताओ इतना लिख लिया कि नहीं, नहीं लिखा तो लिखो इसको। मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो पूछा जाए, द मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो रिक्वायर्ड इज 0.38 बट द मिनिमम रिकमेंडेड इज, रिकमेंडेड वर्ड आ गया तो 0.4, रिकमेंड 0.4 किया गया है, कैलकुलेशन से निकाल के हमारा 0.38 आता है। यहां पे अगर किसी को कुछ क्लियर नहीं है तो मुझसे बोल सकता है, बता सकता है, आई विल क्लियर द थिंग्स। ठीक है, लिख लिया। देखिए अब एक नोट और देख लेते हैं कि वाटर सीमेंट रेशियो को हम बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। इंक्रीजिंग वाटर सीमेंट रेशियो will result in more coating and better mixing called called easy mixing, called easy working with concrete, called easy working with concrete, or 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 workability।
और इनहैंस्ड वर्केबिलिटी बोल सकते हैं, और इनहैंस्ड वर्केबिलिटी, इनहैंस्ड वर्केबिलिटी। जब हम थोड़ा 0.38 से ज्यादा कंडीशन समझ में नहीं आई, अभी कंडीशन मैंने बताई नहीं, आपने जैसे ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने बोला था कि ये कंडीशन क्या होती है, कंडीशन का एग्जांपल क्या है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ। बस इतना समझ लो, कंडीशन का मतलब ये होता है बाहर मॉइस्चर कितना ज़्यादा है। माइल्ड कंडीशन का मतलब ये होता है कि बाहर मॉइस्चर कम है। मॉडरेट का मतलब थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा है, बाहर बाहर बारिश हो रही है तो मॉडरेट हो गया। बाहर बारिश बहुत हार्ड हो रही है, बहुत हैवी रेन हो रही है, चेरापूंजी जैसे वाला एरिया, तो सीवियर हो गया। बाहर बारिश भी है और पानी ऐसा है जो एसिडिक, सॉरी जो एल्कलाइन है, एल्कलाइन नेचर का है, तो फिर वो सीवियर या वेरी सीवियर में आता है। अंडर वाटर है, वेरी सीवियर में आता है। बाहर का पानी एसिडिक है तो एक्सट्रीम में आ जाएगा। अभी मैं सब लिखाऊंगा, ठीक है। ठीक, तो इंक्रीजिंग वाटर सीमेंट रेशियो से क्या होता है, मिक्सिंग आसान हो जाती है, तो कंक्रीट के साथ वर्क करना आसान हो जाता है। तो कभी कोई बोले कि वाटर सीमेंट रेशियो अगर हम बढ़ा रहे हैं, अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो को इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या मिक्सिंग आसान हो जाएगी, क्या वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी? बिल्कुल सही बात है, बढ़ जाएगी। इंक्रीजिंग वाटर सीमेंट रेशियो से वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। बट इसका कितना बढ़ाएंगे मैक्सिमम? जितना ज्यादा पानी मिलाओगे उतना वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अभी मेरी बात पूरी खत्म नहीं हुई है। लेकिन जब आप वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाते हो तो आपने पानी एक्स्ट्रा ऐड किया। पानी कितना चाहिए था? पानी चाहिए था 0.38। अब आपने बढ़ाया वाटर सीमेंट रेशियो 0.4। जैसे मान लो कि 100 किलोग्राम आपने सीमेंट यूज किया, तो 38 किलोग्राम पानी की जरूरत थी, बट आपने यूज कर लिया 40, 45 या 50 यूज कर लिया। मान लो मैंने 50 किलोग्राम पानी यूज किया, तो 50 किलोग्राम में 38 किलोग्राम पानी यूज हो जाएगा रिएक्शन के लिए और कोटिंग के लिए। उसके अलावा जो 12 किलोग्राम वाटर था, बात समझ में आ रही है ना, 100 किलोग्राम सीमेंट हमने यूज किया, मान लो कंक्रीट में, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं, 100 किलोग्राम सीमेंट यूज किया था, 0.38 वाटर सीमेंट रेशियो, मतलब 38 किलोग्राम पानी चाहिए। समझ में आया? 100 किलोग्राम सीमेंट यूज कर रहे हैं और 0.38 वाटर सीमेंट रेशियो चाहिए, तो 38 किलोग्राम पानी चाहिए। हमने 0.5 वाटर सीमेंट रेशियो लिया, हमने 50 किलोग्राम दे दिया। समझना बात को। मान लो कि हमने 100 किलोग्राम सीमेंट का यूज किया। 100 किलोग्राम सीमेंट का यूज कब करेंगे? मान लो 0.33 मीटर क्यूब कंक्रीट बनाना है, 1 मीटर क्यूब के लिए 300 M20, M20 1 मीटर क्यूब के लिए 300, 1/3 के लिए कितना हो जाएगा? 100। तो 1/3 मीटर क्यूब हमें कंक्रीट बनाना है। मान लो कहीं का एरिया निकाला हमने, 1/3 मीटर क्यूब आया, तो 100 किलोग्राम हमें सीमेंट यूज करना है। पानी कितना हो जाएगा? पानी चाहिए होगा 0.38 के हिसाब से 38 किलोग्राम। ये मिनिमम चाहिए, इतना मिनिमम चाहिए। हमने वाटर सीमेंट रेशियो ले लिया 0.5। क्यों ले लिया? भैया हमें वर्केबिलिटी चाहिए, हमें आसानी से कंक्रीट को फिलिंग करनी, कंक्रीट फिल करना है, तो हमने ले लिया 0.5। 0.5 लिया तो पेस्ट पतला बना, अच्छे से कोटिंग वोटिंग हो गई, हमने कंक्रीट को फिल भी कर दिया, मेंबर में आसानी से मूव किया। जब पानी ज्यादा होगा, पेस्ट पतला होगा, तो एग्रीगेट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड भी आसानी से करेंगे, फ्रिक्शन भी कम होगा, तो कंक्रीट को फिल करना आसान होगा। फिलिंग हो गई अच्छे से, वर्केबिलिटी अच्छी हो गई। लेकिन 0.5 वाटर सीमेंट रेशियो का मतलब ये था कि हमने 50 किलोग्राम पानी यूज किया था। 50 किलोग्राम में ये 38 हमारा तो यूज हो गया, रिएक्शन में यूज हो गया और कोटिंग वगैरह करने में यूज हो गया। 12 किलोग्राम एक्स्ट्रा सिर्फ किसके लिए था? 12 किलोग्राम एक्स्ट्रा जो हमने यूज किया था वो सिर्फ हमारा वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए था, मिक्सिंग बढ़ाने के लिए था। ये 12 किलोग्राम जब कंक्रीट ड्राई होगा तो इवेपोरेट होगा। ये 12 किलोग्राम यूज में नहीं आया, सिर्फ वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम करने का काम आया, मिक्सिंग आसान करने का काम आया, वो कंक्रीट में रहा। 38 किलोग्राम तो पूरा यूज हो गया, कुछ एग्रीगेट की सरफेस में कोट करके वहीं कोटिंग में ही रहा, कोटिंग में हमेशा वो कोट करता रहेगा, एग्रीगेट के अंदर रहेगा, और कुछ जो है हाइड्रेशन में चला गया। लेकिन ये 12 किलोग्राम जो है वहीं एज ए वाटर था, मिक्सिंग आसान कर दिया उसने, लेकिन कंक्रीट के अंदर था। अब कंक्रीट जब हार्ड होगा, ड्राई होगा, तो ये 12 किलोग्राम इवेपोरेट होगा। जब ये 12 किलोग्राम कंक्रीट के अंदर से इवेपोरेट होगा, जहां जहां भी ये पानी था यहां से इवेपोरेट होगा, तो यहां बचेगी एयर, जहां से भी इवेपोरेट होगा, ये जो एक्स्ट्रा हमने यूज किया। जब यहाँ एयर बचेगी तो यहाँ पे वाइड्स होंगे, और जितना आपने ज्यादा पानी यूज किया उतने ज्यादा वाइड्स होंगे, कंक्रीट उतना ज्यादा खोखला बनेगा, तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ पे एडवर्सली इफेक्ट होगा। अगर हम लोग मिनिमम से ज्यादा यूज करते हैं, बहुत बिल्कुल सही बात है, मिक्सिंग आसान हो जाएगी, वर्केबिलिटी आसान हो जाएगी, कंक्रीट को फिल करना आसान होगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा पानी आगे चल के इवेपोरेट होगा और यहाँ पे वाइड्स बना देगा। जहां से भी इवेपोरेट होगा वहां खाली स्पेस छोड़ देगा, और ये खाली स्पेस, दैट मीन्स टोटल वेट विल बी 130। अरे नहीं,
भाई सिर्फ सीमेंट और वाटर का वेट 138 होगा, बाकी कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट भी तो है। ठीक, टोटल वेट विल बी 138 ऑफ सीमेंट पेस्ट, सीमेंट एंड वाटर का कंबाइंड वेट हो जाएगा 138, सीमेंट पेस्ट टोटल 138 का होगा। ठीक है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, लेकिन एडिशनल उसमें फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट के भी वेट होंगे। क्लियर? ओके, सो जितना ज्यादा आप वाटर सीमेंट रेशियो यूज करते हो मिनिमम के ऊपर, उतना ही वर्केबिलिटी बढ़ती है, लेकिन उतनी ही स्ट्रेंथ रिड्यूस होती है। तो अगर हम लोग ग्राफ बनाएं, दो ग्राफ बनाएंगे हम अभी हम दो ग्राफ बनाएंगे, एक बनाएंगे हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो का विद वर्केबिलिटी, और एक बनाएंगे विद स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ध्यान से देखना, इंक्रीजिंग वाटर सीमेंट रेशियो, increasing water cement ratio results in more voids due to evaporation of additional water from voids which reduces strength of concrete। और स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई आपने स्ट्रक्चर बनाया जिसकी स्ट्रेंथ ही कम हो गई तो बहुत नुकसान है, कोलैप्स हो सकता है, गिर सकता है स्ट्रक्चर। तो अगर हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो को बढ़ाएंगे, इफ वाटर सीमेंट रेशियो इज इंक्रीज्ड, तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिक्रीज भी करेगी। तो वाटर सीमेंट रेशियो को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 0.4 0.45 कर सकते हैं, लेकिन जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना स्ट्रेंथ लॉस होगी। तो बात अगर आप ये समझो कि कोई छोटे ग्रेड का कंक्रीट, जैसे मान लो माइल्ड मॉडरेट सिवियर में क्या है, M15 M20 पीसीसी में, आरसीसी में M20 M25, माइल्ड और मॉडरेट ओनली ले लो, तो M15 पीसीसी और आरसीसी में 20-25। कम स्ट्रेंथ वाले कंक्रीट हैं तो वहां तो ठीक है, अलाउड है 0.6 0.6 0.5 0.55, लेकिन जहां ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए वहां एक्स्ट्रा वाटर सीमेंट रेशियो नहीं अलाउड है। जैसे देखो एक्सट्रीम कंडीशन में पीसीसी में 0.45 अलाउड है, यानी कि ओनली 7% ज्यादा, 7%, 38 से 45 के बीच में कितना हुआ, 7%, और यहाँ तो ओनली 2%, सिर्फ इवेपोरेशन जितना होगा उतना ही अलाउड है। मिक्सिंग के समय जो लॉस होगा, मिक्सिंग लॉस सिर्फ उतना ही अलाउड है, 2%। तो इसीलिए जब ज्यादा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट चाहिए होती है तो हम वाटर सीमेंट रेशियो को एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाते, यानी वहां वर्केबिलिटी हमें पानी बढ़ा के, वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ा के नहीं मिलेगी। बात समझ में आ गई? वहां मिक्सिंग हम पानी को बढ़ा के नहीं प्रोवाइड कर सकते, वहां पे मिक्सिंग हम पानी को एक्स्ट्रा ऐड करके अच्छी मिक्सिंग नहीं अटेन कर सकते जब हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बनाना है। लो स्ट्रेंथ कंक्रीट में हम कर सकते हैं, वहां पे हमने थोड़ा सा वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाया, स्ट्रेंथ कम भी हो गई तो लो स्ट्रेंथ चाहिए 20-25 चाहिए, चल जाता है काम। तो एक ग्राफ तो हमारा ये बनता है कि अगर हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो और वर्केबिलिटी के बीच में ग्राफ बनाए, वर्केबिलिटी का मतलब मिक्सिंग करना कितना आसान है, वर्क विद कंक्रीट। ठीक है, अभी मैं वर्केबिलिटी पूरा पढ़ाऊंगा आगे आने वाली क्लासेस में। तो जैसे जैसे आप वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाते हो वैसे वैसे वर्केबिलिटी एक्सपोनेंशियल बढ़ती है। एक्सपोनेंशियल का मतलब हाई वाटर सीमेंट रेशियो में बहुत हाई वर्केबिलिटी होगी, बहुत तेजी से बढ़ती है। और इसी का रिवर्स होता है वाटर सीमेंट रेशियो वर्सेस स्ट्रेंथ। ये आपका जो मिक्स डिजाइन का कोड है ना, उसमें भी दिया है। मिक्स डिजाइन का जो कोड मैंने बताया था 10262, उसमें भी दे रखा है। वाटर सीमेंट रेशियो का अगर आप स्ट्रेंथ से ग्राफ देखोगे तो जस्ट उल्टा है, ये डिक्रीज करती है लाइक दिस। स्ट्रेंथ वर्सेस वाटर सीमेंट रेशियो विल बी अ डिक्लाइनिंग ग्राफ। जितना कम वाटर सीमेंट रेशियो होगा, मान लो यहां से हम 0.4 स्टार्ट करें, यहां से 0.38 से कम तो कर ही नहीं सकते, तो यहां 0 नहीं होगा, यहां 0.38 होगा। ये वाला पॉइंट 0 नहीं होगा, ये 0.38 होगा, क्योंकि 0.38 से कम हम कर ही नहीं सकते। 0.4 0.5 0.6 एंड सो ऑन। और वर्केबिलिटी में उल्टा होता है, 0.4 में बहुत कम वर्केबिलिटी मिलेगी, ना के बराबर, 0.5 में बहुत अच्छी खासी मिल जाएगी, और 0.6 में और ज्यादा। इसीलिए हम लोग 0.4 से 0.6 की रेंज रखते हैं। 0.6 तक जो है स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा हैवी लॉसेस नहीं होते, अगर नॉर्मल कंक्रीट है। अगर हाई स्ट्रेंथ है तो 0.6 में भी होंगे, और 0.4 में
आपकी स्ट्रेंथ भी गेन हो जाती है, मिक्सिंग भी हो जाती है, वर्केबिलिटी भी ठीक ठाक मिल जाती है, इसीलिए ये रेंज रखते हैं। बात समझ में आ गई कि वर्केबिलिटी भी ठीक ठाक मिल जाए, स्ट्रेंथ भी ठीक ठाक मिल जाए। बहुत हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है तो 0.4 के आसपास रखेंगे ताकि स्ट्रेंथ में लॉस ना हो। अगर लो स्ट्रेंथ कंक्रीट है तो 0.6 के आसपास रखेंगे ताकि हमें स्ट्रेंथ तो मिल ही रही है, वर्केबिलिटी मिल जाए। तो दोनों चीजों पे फोकस होता है, ज्यादा फोकस स्ट्रेंथ पे और उसके बाद वर्केबिलिटी पे, दोनों पे फोकस रखना है। सो ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज शैल बी यूज, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए मैंने बोला कि 0.4 से 0.6 रखते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हाई स्ट्रेंथ के लिए वाटर सीमेंट रेशियो क्या होगा, तो 0.4 होगा। लो स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए क्या होगा, 0.4 से 0.6 के बीच में कुछ भी, 0.55 0.6 भी कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो लो स्ट्रेंथ के लिए वाटर सीमेंट रेशियो हम ज्यादा यूज कर सकते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, माइल्ड मॉडरेट लो स्ट्रेंथ, है ना। और हाई स्ट्रेंथ, एक्सट्रीम में हाई स्ट्रेंथ चाहिए, एक्सट्रीम में क्या चाहिए, M40 चाहिए, तो वाटर सीमेंट रेशियो कम। अब प्रॉब्लम ये है सर, ये बताइए, मान लो हमें हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज करना है, M40 बनाना है, आप बोल रहे हो 0.4 वाटर सीमेंट यूज रेशियो यूज करो, फिर मिक्सिंग कैसे होगी, कंक्रीट को हम डालेंगे कैसे, जो हमारा सांचा है उसके अंदर, या कॉलम बना रहे हैं उसमें कंक्रीट जाएगा कैसे? तो उसमें वर्केबिलिटी अचीव करने के लिए पानी नहीं बढ़ाते, पानी 0.4 ही रखते हैं, उसमें हम एडमिक्सचर यूज करते हैं। और वो एडमिक्सचर क्या करते हैं, पानी उतना ही 0.4 में ही वो सीमेंट का जो मिक्सचर होता है, सीमेंट का जो पेस्ट होता है, उसको मूव करने लायक बना देते हैं, प्लास्टिक बना देते हैं, मूवमेंट आसान कर देते हैं। तो हम लोग यूज करते हैं एडमिक्सचर्स। कब यूज करते हैं, जब वाटर सीमेंट रेशियो हम ना बढ़ा पाए क्योंकि हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है और वर्केबिलिटी बढ़ानी हो, तब हम यूज करेंगे एडिशनल मटेरियल जिनको हम बोलते हैं एडमिक्सचर्स। और ये एडमिक्सचर्स का नाम होता है प्लास्टिसाइजर या सुपर प्लास्टिसाइजर। वॉट इज द रिजल्ट मोर देन 0.6 के ऊपर करोगे तो स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी, M15 भी नहीं मिलेगा, M5 भी नहीं मिलेगा कई बार। तो इसलिए कोड ने ये बोला कि 0.6 के ऊपर मत करो, 0.6 तक में ही बहुत लॉस हो जाता है, 0.6 के ऊपर तो ना के बराबर स्ट्रेंथ हो जाती है। देखो ना कितना 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 यहाँ से रैपिडली ड्रॉप कर रही है, यहाँ पे तो आपका काफी कम हो जाएगा 0.6 के आगे, इसलिए 0.6 के आगे जरूरत ही नहीं है, कोड ने रिकमेंड ही नहीं किया 0.6 के आगे। ठीक, अब मैं आपको कुछ बता रहा था, आपके क्वेश्चन में मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया। क्या डिस्कस कर रहे थे हम? वी वर डिस्कसिंग समथिंग। कुछ डिस्कस कर रहे थे हम। हाँ, प्लास्टिसाइजर डिस्कस कर रहे थे, एडमिक्सचर डिस्कस कर रहे थे। तो एक नोट और लिख लेते हैं एडमिक्सचर के बारे में, एक नोट और लिख लेते हैं एडमिक्सचर के बारे में, कि फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, आई थिंक आपने यहां तक लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो मैं पीछे पेज पे आ जाऊंगा। फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एडमिक्सचर्स, एडमिक्सचर्स एडमिक्सचर्स आर यूज्ड। देखो एडमिक्सचर्स बहुत सारे होते हैं कंक्रीट में, वाटर, सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट के अलावा कुछ भी ऐड करोगे जिससे उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, वो एडमिक्सचर है। एडमिक्सचर का मतलब क्या है, एनी फॉरेन मटेरियल टू बी एडेड, एनी फॉरेन मटेरियल एडेड टू इनहेंस द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट इज एडमिक्सचर, है ना। अब आप बोलोगे सर इम्प्योरिटी एडमिक्सचर है क्या? नहीं, इम्प्योरिटी से कंक्रीट की स्ट्रेंथ इनहेंस नहीं होती, खराब हो जाती है। ऑर्गेनिक मैटर से कंक्रीट की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होती, खराब हो जाती है, तो वो एडमिक्सचर नहीं है। ऐसा फॉरेन मटेरियल इन चारों के अलावा, वाटर, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट के अलावा ऐसा कोई मटेरियल जिससे कंक्रीट की प्रॉपर्टी अच्छी हो जाए, एनहांस हो जाए, वो एडमिक्सचर कहलाएगा। जिससे खराब हो जाएगी वो इम्प्योरिटी कहलाएगा। ठीक, तो एडमिक्सचर क्या है, एनी मटेरियल, यहां लिख देता हूं, मटेरियल, मटेरियल which enhance, which enhance property of, property of concrete, जो कंक्रीट की प्रॉपर्टी को इनहेंस कर दे, या जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो ला दे। जैसे अभी हमें वर्केबिलिटी चाहिए तो हमने एडमिक्सचर कौन से यूज किए, प्लास्टिसाइजर या सुपर प्लास्टिसाइजर। तो फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट admixtures are used as plasticizer, plasticizer और सुपर प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर और सुपर प्लास्टिसाइजर क्या है, एक टाइप के एडमिक्सचर है,
क्या इनके अलावा भी एडमिक्सचर आते हैं? बिल्कुल आते हैं। एक एडमिक्सचर होते हैं रिटार्डर्स। रिटार्डर्स फ्रेश कंक्रीट, हाँ जी फ्रेश कंक्रीट में ही करते हैं। सुपर प्लास्टिसाइजर्स इन फ्रेश कंक्रीट, अभी मैं लिखने ही वाला था, इन फ्रेश कंक्रीट क्यों करते हैं? टू टू जनरेट या टू गेट वर्केबिलिटी, टू गेट वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी का मतलब वही मिक्सिंग आसान करना, टू गेट वर्केबिलिटी अंडर अंडर लो वाटर सीमेंट रेशियो। लो वाटर सीमेंट रेशियो का मतलब नियरली इक्वल टू 0.4 के आसपास। जब 0.4 के आसपास वाटर सीमेंट रेशियो यूज करते हैं तो वर्केबिलिटी नहीं मिलती, मिक्सिंग नहीं कर पाते हम आसानी से। तो उस समय हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? एडमिक्सचर यूज करते हैं। कौन कौन से? प्लास्टिसाइजर एंड सुपर प्लास्टिसाइजर। इसके अलावा भी एडमिक्सचर होते हैं, बिल्डिंग मेटल में आप डिटेल में पढ़ लोगे, जैसे कि रिटार्डर होते हैं, वो भी एडमिक्सचर है। उनसे क्या होता है? सीमेंट का जो हार्ड होना है वो स्लो हो जाता है, सीमेंट उतना फास्ट जो है वो हार्ड नहीं होती। एक एडमिक्सचर होता है एक्सिलरेटर। एक्सिलरेटर बहुत तेजी से हार्ड कर देता है, सीमेंट को बहुत तेजी से हार्ड करेगा एक्सिलरेटर। तो बहुत सारे एडमिक्सचर होते हैं इसके अलावा भी, हमारे काम के प्लास्टिसाइजर सुपर प्लास्टिसाइजर है। ठीक, बाकी मैंने आपको बोला ना, जब आप बिल्डिंग मटेरियल पढ़ोगे तो बहुत कुछ पढ़ोगे, ये सब तो पढ़ोगे ही, इसके अलावा भी बहुत कुछ पढ़ोगे, इतना हमारे काम का है। तो ये हो गया आपका वाटर के बारे में, समझ में आ गया? वाटर का पूरा कहानी यहां तक थी। वाटर सीमेंट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट था तो इसको मैंने पूरा पढ़ा दिया। वाटर सीमेंट रेशियो काफी इंपॉर्टेंट था इसलिए इसको मैंने पूरा पढ़ा दिया। शुगर इज अ रिटार्डर, बिल्कुल सही बात है सुरजीत दास, बिल्कुल सही बोला आपने, शुगर एक रिटार्डर है। सबसे जो सस्ता और टिकाऊ रिटार्डर है वो शुगर ही है। शुगर बहुत सस्ता और टिकाऊ रिटार्डर है। ठीक, इतना समझ में आ गया? वाटर कैसे यूज करना है, वाटर सीमेंट रेशियो का यूज क्या है, सब समझ में आ गया। अब एक चीज और, नंबर 4, एक नोट और लिख लेते हैं। अभी मैंने आपको कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस बताई थी, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशंस। उनके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? कौन सी इन्वायरमेंटल कंडीशन को हम माइल्ड बोलेंगे, किसको हम लोग सीवियर बोलेंगे, किसको हम लोग एक्सट्रीम बोलेंगे, वो देख लेते हैं एक बार। हालांकि ये सारा आपको कोड में दे रखा है, बट फिर भी आपको कोड ना पढ़ना पड़े, जितना डेटा एग्जाम में पूछा आता है वो सारा नोट्स में ही कवर हो जाए, इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूँ। अदरवाइज मैं सीधे बोलता कोड में टेबल दे रखी पढ़ लेना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोड आपको देखना ना पड़े, मोस्टली चीज़ें आप यहीं नोट्स में कर लें। तो पहली चीज है, फर्स्ट थिंग इज दैट माइल्ड कंडीशन, दूसरा है मॉडरेट, बाकी तीन मैं नेक्स्ट पेज में लिखूंगा। तो माइल्ड कंडीशन का एग्जाम्पल है कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि डायरेक्टली वाटर से कांटेक्ट में नहीं है, नॉट डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद वाटर, नॉट डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद वाटर। जैसे कि आप एक घर के अंदर की बीम है, घर के अंदर का कॉलम है, घर के अंदर का मतलब बिल्कुल अंदर, बाहर लॉन में या बाहर वरांडे में नहीं, घर के बिल्कुल अंदर की बीम या कॉलम जहां पे बारिश भी हो रही है तो पानी कांटेक्ट में ना आए, वो कंडीशन, वो सारे स्ट्रक्चर, अंदर की बीम, अंदर का कॉलम, ये सारे स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं? माइल्ड कंडीशन में। ठीक है, नंबर 5 होगा, 5 कर दो, ये तो बच्चों वाली चीज है, गलती से लिख दिया होगा मैंने। ब्रह्मांड की सबसे महान मिस्टेक कर दी शोभित सर ने, अब इनको सजा दो, सजाए मौत 302 दफा लग जाती है यहाँ पे, 4 की बजाय 5 कर दिया लो। तो माइल्ड कंडीशन जहां पे घर के अंदर बीम है, बारिश भी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, पानी नहीं पड़ रहा, पूरी लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर में डायरेक्टली कांटेक्ट पानी का नहीं हो रहा है। अब आती है मॉडरेट कंडीशन। मॉडरेट कंडीशन कौन सी कंडीशन? जहां पे पानी का कुछ पार्ट पड़ जा रहा है, जैसे कि लाइट रेन, हैवी रेन नहीं हो रही, बहुत लाइट रेन में कोई है, घर के बाहर का कोई खंबा है, बीम है, लाइट रेन में है ना, थोड़ा सा स्प्रिंकल ऑफ वाटर हो रहा है, आपने बगीचे में पानी दिया, पास के कॉलम में भी पानी के छींटे पड़ गए,
तो ऐसा हमारा लाइट रेन या स्प्रिंकल ऑफ वाटर वाला केस मॉडरेट कहलाता है। थोड़ा बहुत पानी वगैरह पड़ रहा है, पानी से क्या होता है, पानी से कंक्रीट रिएक्शन और करता है, और कंक्रीट हार्ड होने के बाद रिएक्शन करेगा तो फिर कंक्रीट प्रॉब्लम में आ जाएगा। हार्ड होने के बाद अगर रिएक्शन कर रहा है कंक्रीट तो कंक्रीट में प्रॉब्लम आ जाएगी। हार्ड होने तक कंक्रीट हाइड्रेशन कर सकता है, हार्ड होने के बाद बाहर के पानी से रिएक्शन कर रहा है तो प्रॉब्लम आ रही है। ठीक, इतना लिखिए। क्या प्रॉब्लम होती है सर हार्ड होने के बाद रिएक्शन से? हार्ड होने के बाद रिएक्शन से कंक्रीट का कोरोजन हो जाता है, और स्टील का भी मैन्युफैक्चरिंग के बाद अगर उसमें पानी पड़ेगा तो स्टील में भी कोरोजन हो जाता है। तो स्टील का कोरोजन तो आपने देखा होगा, रस्टिंग बोलते हैं उसको। कंक्रीट का कोरोजन आपने नहीं देखा होगा, जिसको कार्बोनेशन बोलते हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील भी हम लोग करने वाले हैं ना, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील, दोनों करने वाले थे। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील में जब कोरोजन मैं आपको पढ़ाऊंगा तभी मैं आपको पढ़ा दूंगा कोरोजन ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का कोरोजन होता है, कंक्रीट में होता है लाइम, देखो ये देख लो CaO। अगर बाहर का पानी H2O कंक्रीट पे पड़ गया तो बाहर का पानी आसपास की CO2 से मिक्स हो जाता है। ये दोनों मिक्स होके, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, H2CO3 नाम का एसिड बना लेते हैं, जिसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। और ये H2CO3 इस CO से अटैक करता है, और ये Ca और CO3 मिलके CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं, और H2 और O अलग फिर से हो जाते हैं। पानी अलग तो हो रहा है, लेकिन ये वाला वाटर नहीं है। H2CO3 का CO3 Ca से ऐड हो रहा है, और ये O इस H2 से जा रहा है, तो CaCO3 और H2O। ये CaCO3 जो है एक वाइट पाउडर है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो डिपॉजिट हो जाता है सरफेस पे। और ये यानी कि जो चूना, जो लाइम कंक्रीट के अंदर रहना चाहिए इनसाइड द सीमेंट, वो बाहर आके सरफेस पे जमा हो जाता है। आपने देखा भी होगा कहीं कहीं पे लॉन के आसपास जहां बहुत पानी देते हैं पौधों में, वहां पे कंक्रीट की सरफेस पे व्हाइटनेस आती है, ब्रिक में भी व्हाइटनेस आती है, वो यही रिएक्शन होती है। इसको कार्बोनेशन ऑफ कंक्रीट बोलते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। और इसी का दूसरा नाम है कोरोजन ऑफ कंक्रीट। कार्बोनेशन ऑफ कंक्रीट इज कोरोजन ऑफ कंक्रीट। रस्टिंग ऑफ स्टील इज कॉल्ड कोरोजन ऑफ स्टील। ये सब पढ़ेंगे हम, ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। पहले कंडीशन तो समझ लो, पहले कंडीशन समझो, फिर समझो कि देखो मैं थोड़ी देर पहले बोला, पहले समझो कि कोई चीज है क्या, फिर समझो उससे होता क्या है। पहले देखो माइल्ड है क्या, मॉडरेट है क्या। ठीक। नंबर 3, तीसरी कंडीशन हमने देखा मॉडरेट, सॉरी सीवियर होती है। सीवियर कंडीशन वो कंडीशन होगी जहां पे हैवी रेन हो रही है, हैवी रेन। ठीक है, कोई एरिया कोस्टल रीजन में है, कोस्टल एरिया, ठीक है, कोई सी वाटर के कांटेक्ट में है, डायरेक्टली कांटेक्ट विद सी वाटर, कांटेक्ट विद सी वाटर। तो इन केस में हम लोग कंडीशन को सीवियर बोलते हैं। और मिनिमम कंक्रीट ग्रेड कितना चाहिए आरसीसी में? आरसीसी में हमने देखा था यहाँ M30 चाहिए होता है, यहाँ पे कितना चाहिए होता है? माइल्ड में M20, यहाँ M25, और सीवियर में M30 देखा था। आरसीसी की बात कर रहा हूँ, पीसीसी वाला याद रखने की जरूरत नहीं है, आरसीसी याद कर लेना। आरसीसी में ज्यादा पूछता है एग्जाम में। अगर पीसीसी भी याद कर लोगे बहुत अच्छी बात है, बट मेन आरसीसी तो याद करना ही करना है। ठीक है, इतना लिखिए। फिर हम लोग देखेंगे वेरी सीवियर में कौन कौन सी कंडीशन आती हैं। वेरी सीवियर, कोई स्ट्रक्चर वेरी सीवियर कंडीशन में कब आएगा, और कोई स्ट्रक्चर एक्सट्रीम कंडीशन में कब आएगा। इतना लिखिए, फिर हम लोग वेरी सीवियर और एक्सट्रीम देखते हैं।
हो गया। अब आते हैं वेरी सीवियर में। वेरी सीवियर वो कंडीशन है जहां पे कंक्रीट इज एक्सपोज टू सी वाटर एक्सप्रे। सी वाटर का स्प्रे बार बार हम लोग मार रहे हैं तो वो स्प्रे काफी पेनिट्रेट करेगा। देखो, कांटेक्ट विद सी वाटर या इमर्स्ड इन सी वाटर अलग बात है, पानी में डूबा हुआ है वो बात अलग है, वो सीवियर में आएगा, ठीक है। इमर्स्ड इन सी वाटर भी लिख सकते हैं, इमर्स्ड इन सी वाटर। लेकिन अगर हम स्प्रे मार रहे हैं तो स्प्रे फोर्स से आएगा, वो पेनिट्रेट कर सकता है। तो स्प्रे ऑफ सी वाटर जो है, सी वाटर स्प्रे, वो आता है वेरी सीवियर में। उसके बाद अगर हमारी कोई करोजिव फ्यूम्स निकल रहे हैं, कोई एसिड की फ्यूम निकल रही है, तो करोजिव फ्यूम्स भी हमारी इसी कंडीशन में आएगी। मान लो कोई फाउंडेशन है वो एग्रेसिव सॉइल में है, फाउंडेशन इन एग्रेसिव सॉइल, तो वो भी इसी में आएगा। एग्रेसिव सॉइल मतलब जिसमें सोडियम है, कोई भी सॉइल जिसमें सोडियम होता है वो एग्रेसिव मानी जाती है। कोई भी मिट्टी जिसमें सोडियम का आयन होता है वो कैसी मानी जाती है, वो हमारी एग्रेसिव मानी जाती है। या कोई भी केमिकल है ऐसा, हाइड्रोजन आयन है, कोई भी एसिडिक केमिकल है। इसके साथ साथ अगर हमारी फ्रीजिंग हो रही है, फ्रीजिंग एंड थॉविंग हो रही है, फ्रीजिंग एंड थॉविंग, या ऐसा भी लिखा होता है कई बार अल्टरनेट फ्रीजिंग, फ्रीजिंग हो रही है फिर पिघल रहा है फिर फ्रीजिंग, तो अल्टरनेट फ्रीजिंग, उस केस में भी हमारा वेरी सीवियर केस होता है। यहाँ पे भी अल्टरनेट फ्रीजिंग होती है लेकिन बहुत कम होती है। सीवियर में बहुत लाइट फ्रीजिंग, एक बार हुई फिर एक साल बाद हुई, 2 साल बाद, उसको सीवियर बोलते हैं। लेकिन अगर बार बार हो रही है, एक ही साल में 2-3 बार हो रही है, तो वेरी सीवियर आएगा। सीवियर और वेरी सीवियर में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों कैटेगरी एक ही जैसी हैं। बट ये लाइट वाला केस है, ये हैवी वाला केस है। कोई अगर कोस्टल एरिया में है, यानी कि सी की हवा लग रही है, पानी के सिर्फ कांटेक्ट में या पानी में डूबा हुआ है, सीवियर हो गया। लेकिन अगर पानी का, सी वाटर का बहुत तेजी से स्प्रे आ रहा है, स्प्रे मार रहे हैं आप, तो वो वेरी सीवियर हो गया। कोई अगर सॉइल में तो है इमर्स्ड लेकिन नॉन एग्रेसिव सॉइल है, तो सीवियर कंडीशन आ गई। एग्रेसिव सॉइल है तो वेरी सीवियर। तो सीवियर वेरी सीवियर में चीजें कॉमन है, बस वेरी सीवियर में ज्यादा हार्ड कंडीशंस है, सीवियर में वही कंडीशन थोड़ी लाइट वे में है। तो फ्रीजिंग एंड थॉविंग यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी है, क्विक फ्रीजिंग एंड थॉविंग है। यहाँ पे बहुत स्लो है, फ्रीजिंग हुई फिर काफी सालों बाद थॉविंग हुई या 1 साल बाद हुई। तो ये सीवियर वेरी सीवियर में चीजें कॉमन है, लोग इसी में गलती करते हैं। एक बार एग्जांपल में आ गया था कि द स्ट्रक्चर एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे, तब वेरी सीवियर है। और एक बार आ गया था, आया है, आप देखना गेट में आया है, द स्ट्रक्चर एक्सपोज्ड, सॉरी, द स्ट्रक्चर कंप्लीटली इमर्स्ड इन सी वाटर, वो सीवियर है। कंप्लीटली इमर्स्ड इन सी वाटर सीवियर है, स्प्रे ऑफ सी वाटर इज वेरी सीवियर। ये ध्यान रखना, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, लोग गलत कर देते हैं। सीवियर में M30 मिनिमम यूज करते हैं, मिनिमम यूज करते हैं, हाँ वो नहीं करोड होगा। जितना अच्छा कंक्रीट होगा उतना ज्यादा अच्छे तरीके से बाइंडिंग होगी, उसका कोरोजन कम होगा, नहीं के बराबर होगा। ठीक, अब आते हैं एक्सट्रीम कंडीशन पे। तो जहां पे टाइड्स बहुत आते हैं, टाइडल जोन, वो एक्सट्रीम कंडीशन में आता है। टाइडल जोन, क्योंकि पानी पहले आएगा, स्प्रे मार के पूरा भिगो देगा स्ट्रक्चर को, फिर वापस जाएगा तो एनवायरनमेंट से मॉइस्चर आ जाएगा, तो रिएक्शंस बड़ी फास्ट हो जाएंगे टाइडल जोन में। और केमिकल स्टोरेज, कोई ऐसा कंक्रीट का स्ट्रक्चर जो केमिकल स्टोर कर रहा है, मान लो एसिड वगैरह स्टोर कर रहा है, लाइट एसिड, हार्ड एसिड तो कर ही नहीं सकते कंक्रीट में, बहुत लाइट एसिडिक नेचर का HTCO3 को स्टोर कर रहा है, तो केमिकल का स्टोरेज कर रहा है वहां पे, इन केसेस में हमारी कंडीशन एक्सट्रीम कंडीशन होती है। केमिकल का स्टोरेज हो गया या फिर टाइडल जोन हो गया, दीज आर कॉल्ड वेरी एक्सट्रीम कंडीशंस। आई थिंक ये आपने लिख लिया होगा, जल्दी से लिख लो। एक चीज और, केमिकल स्टोरेज लिख दिया है वैसे, लेकिन फिर भी लिख सकते हो, डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद, डायरेक्टली इन कांटेक्ट, कांटेक्ट विद एग्रेसिव, एग्रेसिव केमिकल्स। देखो यहां लिखा हुआ डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद एग्रेसिव केमिकल्स, और यहां एग्रेसिव सॉइल। एग्रेसिव सॉइल में क्या है, सॉइल के अंदर केमिकल्स होते हैं, तो केमिकल मूव करते 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 टाइम लगेगा उनको पेनिट्रेट करने में। यहां सीधे केमिकल के कांटेक्ट में कंक्रीट है, तो यहां टाइम नहीं लगेगा। वेरी सीवियर, रिपीट, वेरी सीवियर और सीवियर लगभग एक जैसी ही कैटेगरी है,
दोनों ही सेम रिप्रेजेंट कर रही हैं, सी वाटर को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं, कोस्टल एरिया को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं, सी वाटर स्प्रे को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं, कोरोसिव फ्यूम्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, फ्रीजिंग एंड थॉविंग को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। लेकिन अगर दोनों में एक्सट्रीम कंडीशन है इसकी तो वेरी सीवियर है, और इसी कंडीशन में अगर लाइट वाली कंडीशन है तो सीवियर है। जैसे कि अगर कोई सी वाटर के कांटेक्ट में है या सी वाटर में डूबा हुआ है तो सीवियर कंडीशन। लेकिन अगर सी वाटर का स्प्रे पड़ रहा है तो इस पे पेनिट्रेट करता है, अरे भाई सीधी सी बात है, अगर तुम पानी से नहाओ तो तुम्हें चोट नहीं लगेगी, लेकिन अगर जो फायर फाइटिंग वाला पानी होता है जो बहुत तेजी से निकलता है उसको मैं तुम्हारी बॉडी पर हूं तुम्हें चोट लग जाएगी। तो वही चीज होता है कि सी वाटर का स्प्रे अगर है तो वो अंदर पेनिट्रेट कंक्रीट में कर जाता है, रिएक्शन जो है ज्यादा कार्बोनिक एसिड की होती है, ज्यादा करोजन होता है, तो वेरी सीवियर हो गई। लेकिन कांटेक्ट विद अगर सी वाटर है, कोस्टल एरिया में सिर्फ स्ट्रक्चर बना हुआ है तो सीवियर कंडीशन हो गई। वही हाल हमारा फ्रीजिंग एंड थॉविंग की भी है। फ्रीजिंग एंड थॉविंग बहुत फास्ट फास्ट हो रही है तो वेरी सीवियर, बहुत स्लो स्लो फ्रीजिंग एंड थॉविंग है तो सीवियर। इन दोनों में कंडीशन सेम होती हैं, ये लाइट वाला है केस, ये हार्ड वाला केस है, इसीलिए नाम भी वही है सीवियर सीवियर, ये वेरी सीवियर है सीवियर है। तो यहां याद रख लेना, यहां इन दोनों में रट्टाफिकेशन कर लेना। एक्सट्रीम याद रहता है टाइडल जोन, केमिकल स्टोरेज, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद वाटर। यहां फाउंडेशन इन एग्रेसिव सॉइल है, यहां नॉन एग्रेसिव सॉइल आ जाएगा। तो ये याद रखना, दोनों में चीज वर्ड्स कॉमन ही है, इसमें लाइट वाला केस है, इसमें हैवी वाला केस है। सी इस पे हैंड से नहीं होगा। जब भी कभी सी बहुत एग्रेसिव होता है, जब भी कभी सी में तूफान आता है तो उसका पानी बहुत तेजी से आता है स्ट्रक्चर पे जो आसपास बने होते हैं, वो इस पे अटैक कर जाता है। उस केस में जो है कंडीशन वेरी सीवियर होती है। और तूफान देखो, एक होता है तूफान, एक होता है टाइड्स। तूफान रोज नहीं आते, तूफान साल में एक बार दो बार, चक्रवात साइक्लोन एक दो बार आते हैं, तो उसको वेरी सीवियर बोला गया। लेकिन टाइड्स रोज आते हैं, तो ऐसा स्ट्रक्चर जो बीच पे ही बना हुआ है वहां पे रोज टाइड आएगा, उस केस में स्प्रे रोज आएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्प्रे ज्यादा हो गया तो एक्सट्रीम कंडीशन में डाल दिया। सी वाटर का स्प्रे अगर रोज रोज हो रहा है, टाइडल जोन एक्सट्रीम। सी वाटर का स्प्रे कभी कभी हो रहा है, वेरी सीवियर। आपको बता देता हूं कि जो सी का वाटर होता है उसका पीएच लगभग 12 से 14 के बीच में होता है, कंक्रीट के लिए हाईली डेंजरस होता है। तो डेली अगर है आ रहा है टाइडल जोन में कोई स्ट्रक्चर है तो बहुत खतरनाक है, फिर एक्सट्रीम कंडीशन ही होगी। समझ में आ गया? और हर कंडीशन के लिए हमारे पास सोल्यूशन है। एक्सट्रीम है M40 प्रोवाइड कर दो, M40 से कम मत रखो, हो गया सोल्यूशन। सोल्यूशन सबके लिए हमारे पास। तो ये हमारा वाटर कंक्रीट सब कुछ हो गया। आई थिंक आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट से स्टार्ट करूंगा, थोड़ा सा फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट का एक एक लाइन बताना है। फिर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट से स्टार्ट करूंगा, क्यूब टेस्ट करवाने हैं, सारी प्रॉपर्टीज 6-7 प्रॉपर्टी हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, श्रिंकेज, क्रीप, वर्केबिलिटी, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट से थोड़ा बहुत बताना है। उसके बाद फिर हम लोग स्टील की प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। कल आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड स्टार्ट करने वाले हैं। सारी चीजें अच्छे से पढ़नी है, डिटेल में पढ़नी है। सर फाउंडेशन इन एग्रेसिव सॉइल क्या है? फाउंडेशन समझते हो, नींव होती है किसी भी स्ट्रक्चर की, नींव फुटिंग फाउंडेशन है। किसी भी स्ट्रक्चर की नींव ऐसी सॉइल में बनी हुई है जिस सॉइल में केमिकल है, एसिड है, एसिडिक सॉइल है, तो वो सॉइल जो है उसका केमिकल कंक्रीट पे अटैक कर सकता है। तो ऐसी फाउंडेशन जो कंक्रीट से हमने बनाई है, फुटिंग कोई कंक्रीट से बनाई है, वो ऐसी सॉइल में जिस सॉइल में एसिड है या केमिकल है, तो दैट इज कॉल्ड फाउंडेशन इन एग्रेसिव सॉइल। ठीक, किसी किसी सॉइल में केमिकल नहीं होता तो नॉन एग्रेसिव सॉइल हो गई। क्लियर है? दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई थिंक आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इसी तरीके से आप लोग जो है पढ़ते रहें, क्योंकि जितना आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपको कोड या बुक कोई भी खरीदने की जरूरत है या कुछ पढ़ने की जरूरत है। इतना पढ़ लो दैट इज सफिशिएंट यार। 100 घंटे का आपका ये पूरा कोर्स चलेगा। 100 घंटे में आरसीसी में इतनी करा दूंगा, 3-4 बुक का कॉमन आप कर लोगे तब जाके इतना होगा। टेलीग्राम में शोभित सर PW, शोभित सर PW, शोभित सर PW में स्पेलिंग देख लेना, शोभित में 2 H हैं और बीच में कोई स्पेस नहीं है। आप ज्वाइन कर लेना और पूछ लेना कुछ आपको पूछना है। तो आज हम लोगों ने वाटर सीमेंट रेशियो देखा, डिफरेंट हमने टेबल्स देखी। टेबल नंबर 5 को हम लोगों ने कई तरीके से देखा, जैसे कि हम लोगों ने मिनिमम सीमेंट कंटेंट की बात करी, इसमें हम लोगों ने मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो की भी बात करी, इसी में हम लोगों ने मिनिमम कंक्रीट ग्रेड की भी बात करी। तो उसको कई तरीके से देखा और ये टेबल याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, उसके बाद हमने इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन की बात करी, ये कहाँ दे रखी है? अगर आपको देखना है कोड में, टेबल नंबर 3 में दे रखा है।
सारी टेबल सारे पेज मुझे याद हैं, आप चाहो तो मुझसे पूछ सकते हो, बट कोड में देखने की जरूरत ही नहीं है। जो जो टेबल जो जो पेज इंपॉर्टेंट है वो मैं क्लास में करा ही दे रहा हूँ, तो क्यों फालतू में आप डबल अपना टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, तो ये रखते हैं आज की क्लास के लिए। कल हम लोग मिलेंगे, कल हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट खत्म कर लेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील भी पढ़ लेंगे, और फिर हम लोग WSM कंटिन्यू करेंगे। WSM आता है, गेट में भी आया है, पिछले 2-3 सालों में आने लगा है, और ESE में तो हर साल आता है। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को मुझसे और कुछ पढ़ना है तो डेफिनेटली आई विल टीच यू। ऐसा तो है नहीं कि भाई आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो, आपको पसंद आ रहा है। देखो, आप लोग मुझे पसंद कर रहे हो तो डेफिनेटली सिंपल सी बात है, मैं भी आपको पसंद कर रहा हूँ। और मैं कोशिश यही करूंगा कि आप लोग इतना डिटेल में अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो, तो मैं जितना ज़्यादा पढ़ाना चाह रहा हूँ उसमें भी कुछ कंटेंट, कुछ क्वेश्चंस, कुछ डिफिकल्ट डिफिकल्ट के वेरिएशन चीज़ें ऐड करके और पढ़ाऊँ। बट मैटर ये करता है कि आप कितना ज़्यादा। टेबल कहाँ मिलेगा? IS 4562,000 नेट पे आप डालोगे डायरेक्टली, आपको टेबल नंबर 3 टेबल नंबर 5 उसमें दिख जाएगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है वो करने की। ठीक है, तो अगर आप मुझसे और भी कुछ पढ़ना चाहोगे डेफिनेटली टेलीग्राम ग्रुप में बता दो, मुझे बोल दो, डेफिनेटली आई विल टीच मोर सब्जेक्ट्स। क्योंकि देखो, सिविल इंजीनियरिंग में ऐसा कोई पार्ट नहीं है कि जो मुझे ना आता हो, बट डिपेंड ये करता है कि देखो मैनेजमेंट के अपना टाइम होता है, किस टाइम कौन फ्री है, किस टाइम किसको अलॉटमेंट है, उस हिसाब से जो है सब्जेक्ट अलॉट होते हैं। अभी मुझे RCC अलॉटेड है, फ्लूइड मैकेनिक्स अलॉटेड है, OCF अलॉटेड है। बाकी आपको कुछ भी पढ़ना है, कुछ भी हेल्प करनी लेनी है, बिल्कुल आई विल डेफिनेटली, आई एम ऑलवेज देयर विद यू। ठीक है, IS कोड साथ में रखना है कि नहीं रखना? IS कोड साथ में नहीं रखना, मैं सिर्फ इसलिए बता देता हूँ कि ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये कोड में भी दे रखी हैं, आप चाहो तो मैच कर लो। क्योंकि देखो, हम लोग देखो गूगल बाबा तो है नहीं, हम लोग टीचर हैं। कई बार लिखते लिखते हम लोग से मिस्टेक हो जाती है, कहीं मान लो M15 लिखना है M20 लिख दिया, या कहीं 300 लिखना है 320 लिख दिया। आप लोग खुद बोलते हो सर ऐसा है क्या, मैं बोलता हूँ नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। तो आप लोग मैच कर सको, कहीं गलती है मुझे बता सको। हालांकि गलती होगी नहीं, इतने सालों से हम लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत कभी मिस्टेक बाई चांस लिखने में हो गई, इंसान है, भगवान नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई आप चाहो तो मैच कर लो, सिर्फ इसके लिए। बाकी आपको रखना कुछ भी नहीं है, कोई बुक कोई कोड नहीं चाहिए, सिर्फ इतना पढ़ लो हो जाएगा। इंजीनियरिंग मैथ्स से डर लगता है, आप वही, अरे सब सब हो जाएगा दोस्त, सब हो जाएगा। सब्र रखिए, पहले आप मुझसे RCC पढ़िए, 5 दिन 10 दिन बाद जब आपकी हमारी फ्रीक्वेंसी अच्छी मैच कर जाएगी तब हम लोग बात करेंगे। तो ठीक है, हम लोग एंड करते हैं क्लास। क्लास अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली आप लोग जो है क्लास के बाद रिस्पांस अच्छा दे देना, और क्लास अगर पसंद नहीं भी आई हो तो एक बार ग्रुप में टेलीग्राम में मुझसे बात कर लेना, क्या दिक्कत है, क्या इशू है, सॉल्व कर लेंगे। एंड हाँ, ठीक है, FM और OCF तो है, मेरा सब्जेक्ट है, FM OCF दोनों है। और आपने देखा भी होगा यूट्यूब में मैंने पढ़ाया है, तो आई विल ट्राई कि आगे आपकी जो भी क्लासेस होती हैं आई विल कवर इन दोज, है ना, FM OCF। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।